हेलो दोस्तों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही हो। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये जो क्लास हमारा चल रहा है इस समय क्या चल रहा है हमारा वन शॉट। हम इस समय क्लास 10th की साइंस डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या आपका इंग्लिश भी चलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, मैथ भी चलेगा, एक एक करके चलेगा। लेकिन जब आप लोग के देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तब। आज ये हमारा दूसरा क्लास होने वाला, एक इससे पहले क्लास हो गया है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जाके पहले क्या है आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया उसको पहले देख लीजिए। और आज हम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और फिजिक्स हमारा क्या होने वाला है, आपका होने वाला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बात करेंगे। किसके लिए? हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। ये मैं बाई लैंग्वेज इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कुछ लोग जो हिंदी मीडियम से जितने लोग हैं यूपी बोर्ड वाले हैं, मान लीजिए आने वाले समय में कभी आपको बीएससी करने की इच्छा हुआ या बीटेक करने की इच्छा हुई तो उस समय आपको थोड़ा इंग्लिश पहले से थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो ऐसे एक बार अचानक से एक बैग ही आपको मिलेगा ना तो आप थोड़ा तकलीफ होगी। मतलब सब आपको जो है शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, वर्ड मीनिंग कम होगी तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में क्या होगा कि आप देखे रहेंगे डिफिनेशन को कैसे कैसे क्या हुआ है तो इसमें आसानी से क्या है काम को कर ले जाएंगे। तो मैं कहा था भाई देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तब क्या करेंगे, हम वीडियो कंटिन्यू लेके आएंगे। आज हमारा दूसरा वीडियो, इसका टारगेट है कम से कम क्या है, पिछला वीडियो 2 दिन हो गया लगभग, ठीक है ना, 300 के आसपास हम लोग पहुंचे, 300 प्लस। वो जैसे ही आप 500, 700, 1000, जैसे ही 1000 में पहुंचेगा आपका देखने वालों की संख्या, उसके बाद लाइव क्लास हम आपको लेके आ जाएंगे। 1000 प्लस जैसे हुए, 1000 भी हो गए ना तो आपको लाइव क्लास देखने के लिए मिल जाएगी, साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, सब। ताकि अब डायरेक्ट आपसे बात हमारी हो सके, ताकि आप क्वेश्चन अपना पूछ सके। मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मैं उसको अलग तरीके से फिर समझाने की कोशिश करूंगा तुरंत, और आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा है कि नहीं। अगर सामने वालों से बात होती तो समझ में आता है कि नहीं, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ऐसे मैं अकेले बकता जाऊंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बाद में आप कमेंट करेंगे तब पता चल पाएगा और उसके बाद बात हो पाएगी। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10 हम पढ़ने वाले क्या, लाइट रिफ्लेक्शन और क्या रिफ्रैक्शन, दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्त, मैं आपको देख रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए हम बाई लैंग्वेज लेके चल रहे हैं। सारा कुछ आपको देख रहा है, लाइट क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ पड़ा हुआ है। सब एक एक करके आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और चीजों को समझते चलिए। ये सारा कुछ आप ही के लिए बनाया गया है। आप क्या करिए, वीडियो को पोस्ट करके, मतलब वीडियो को पुश करके क्या करिए, आप लोग रोक के आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला लिख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी वाला लिख लिया करेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठिए। अभी फिलहाल में क्या करने वाला हूँ, अभी मैं अपने हाथ से लिख के पूरा डाटा बताऊंगा, पूरा टोटल कि आपको पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद एक एक करके सबका बात हम करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ने का मतलब पढ़ना तो सारा कुछ है, लेकिन किसके बाद क्या है किसके बाद क्या है, अगर आप समझे रहेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं लाइट से। किससे शुरुआत करते हैं, प्रकाश से। देखो भाई कैसे पढ़ना है हमको, एकदम ध्यान देना कैसे पढ़ना है। मान लो हमारा क्या है, प्रकाश है, ये क्या भाई प्रकाश। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, फिर इसके बाद प्रकाश क्या होता है, और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरणें के बारे में। किसे पढ़ेंगे, किरण कैसे कहती होती है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बाद हम पढ़ेंगे क्या, किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे, किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे भाई, किरण पुंज। ये अभी बेस है। किरण पुंज में हम 3 चीजों पढ़ेंगे कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, क्या है समांतर किरण पुंज क्या होता है, और एक पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी। क्या पढ़ेंगे, अभिसारी किरण पुंज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपसारी किरण। क्या पढ़ेंगे, अपसारी किरण। एक एक करके बात करेंगे। प्रकाश किरण क्या है, अब हम इसी में लेंगे आपको, यहीं पे हम बात करेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। इसके बारे में, प्रकाश का गुण क्या है, ठीक है, प्रकाश के गुण क्या है। इतनी बात जैसे पता चल जाएगी, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश
कि किरणों के बारे में पढ़ लेंगे, समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे प्रकाश के गुण क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात सही हुई। अब बात आती प्रकाश आया कहाँ से। तो प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रकाश आया कहाँ से। तो वहां पे हम बात आपको करके दिखाएंगे कि एक होता है दीप्त, ठीक है ना, और एक क्या होता है अदीप्त। ध्यान देना, एक होता है दीप्त वस्तुएं, एक होता है अदीप्त वस्तुएं। इसके बारे में जिक्र करेंगे कि अभी आपको हिंदी में दिख रहा है, मैं दोनों बाई लैंग्वेज लेके आया हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करेंगे हम भाई। बस अभी देख पा रहे हैं कि टोटल इस चैप्टर में है क्या। आपने क्या देखा, लाइट में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, किरणों के समूह के बारे में देखेंगे, दीप्त और अदीप्त के बारे में देखेंगे। यहाँ तक जब बात बन जाती है यहाँ तक, तो हम देखेंगे प्रकाश के माध्यम कौन कौन से, क्या चीज, माध्यम। क्या देखेंगे, माध्यम। माध्यम में क्या होता है भाई, माध्यम कई तरीके से होते हैं। जैसे मान लो एक होता है क्या, पारदर्शी। एक क्या होता है, पारदर्शी, पारदर्शी। और एक क्या होगा हमारा अपारदर्शी। क्या होगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी के बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अल्प पारदर्शी। क्या पढ़ेंगे, अल्प पारदर्शी। इसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके सारे के बारे में बात करेंगे। इतना मैं अभी मैं चाहूँ तो लिख लिख के भी सारा क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ, हर एक चीज। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे का हो जाएगा, तो आप देख नहीं पाओगे। 1-1.5 घंटे तो आप सही से देख नहीं पाते हो, 3 घंटे 4 घंटे कहाँ से देखोगे, ठीक है ना। अब जब ये हो जाएगा, ये हो गया क्या, माध्यम के बाद। फिर इसके बाद होता है प्रकाश का परावर्तन। देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के हम नियम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसके 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। फिर यहाँ से बात बनेगी हमारा क्या है, दर्पण क्या होता है। क्या देखेंगे, फिर मैं यहाँ से बात होगी दर्पण। किसकी बात होगी भाई, दर्पण। दर्पण का मतलब मिरर। मिरर भी क्या 2 तरीके से होता है, एक आपका हो जाएगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। और एक आपका हो जाएगा क्या, गोली दर्पण। एक क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे गोली दर्पण। गोली दर्पण भी 2 चीजें होती हैं भाई, एक होता है क्या, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, इसके द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्श क्या होता है, एक एक करके ऐसे करके हम बातें करने वाले सारी चीज के बारे में। तो चलिए क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। सुन लो, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ना प्रकाश कोई रंग होता है, ना कोई रूप होता है, बस इसके सहायता से किसी वस्तु को हम आसानी पूर्वक देख पाते हैं। प्रकाश गुण क्या होता है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आपको चीज समझ में थोड़ा कम आ रही है। लिखा लिखा मिलेगा, आपको क्या करना है, बस छापना है। प्रकाश गुण क्या होता है भाई, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है ना। और इसकी निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश किरणें क्या होती भाई, किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 3 तरह से होती है, समांतर किरण पुंज, अपसारी और अभिसारी किरण पुंज। जब समांतर मतलब क्या होता है, जब किरणों के समूह एक ही दिशा में जा रही हो और उनके बीच में परस्पर दूरियां क्या हो, सेम हो, तो कहेंगे समांतर किरण पुंज है। अभिसारी मतलब क्या हो गया भाई, जब किसी एक ही बिंदु पे कई जगह से प्रकाश किरणें क्या है, आके मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। और जब किसी एक ही बिंदु से प्रकाश किरणें चारों ओर फैलती, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कहीं भाई न्योता होता आपको मिल गया तेरही में, तो जब तेरही में है या तो शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, आपको निमंत्रण मिला है, तो किसी एक ही जगह जाए क्या करना, एक ही जगह जाए खाना खाना। मतलब कई गांव से लोग आके कहीं खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तो जहां पे वो खाना खा रहे हैं वो हमारा प्लेस क्या कहलाएगा, अभिसारी। वो बिंदु क्या कहलाएगा, अभिसारी। अब खाने के बाद वहां से भाई अपने अपने घर चले जाते, तो क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। बात यहां तक समझ आएगी। अब दीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करें, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करें, जो प्रकाश को स्वयं प्रकाशित करें, मतलब खुद के पास ऐसी एनर्जी जो प्रकाश को क्या करें, उत्पन्न करें, प्रकाश जो को पैदा करे, प्रकाश को जो उत्सर्जित करे, उसे क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु वे कहलाएगा जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जन न कर सके, स्वयं प्रकाश का उत्पादन न कर सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, अदीप्त वस्तु कहलाएगा।
दीप्त में हमारा चंद्रमा नहीं आएगा भाई, अदीप्त में हमारा चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है भाई। ये क्या होता है, सन लाइट की वजह से क्या होता है, शाइन करता है। आपका सूर्य हो गया, तारा हो गया, टार्च हो गया, कैंडल हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सारा दीप्त है। लकड़ी, कोयला, ये सब क्या हो गया भाई, आपका अदीप्त। ठीक है ना। और जो सूर्य ग्रहण क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण होता है भाई, क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये किसकी वजह से होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण। ये क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। माध्यम, माध्यम का मतलब रास्ता होता है। माध्यम मतलब रास्ता, प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाएगा वही क्या कहलाएगा, उसका माध्यम। तो पारदर्शी, पार मतलब भैया आर पार, पार मतलब पार, यहाँ पे भी पार लिखा है, यहाँ पे भी पार लिखा है और यहाँ पे भी पार लिखा है। पारदर्शी, जब श्वेत प्रकाश ऐसे माध्यम जिसमें से श्वेत प्रकाश आर पार निकल जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। ऐसे माध्यम या वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार न निकले उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। और अल्प पारदर्शी, जिसमें प्रकाश की थोड़ी मात्रा बाहर निकल पाए, क्या निकल पाए, थोड़ी मात्रा बाहर निकल पाए, उसे क्या कहेंगे, अल्प पारदर्शी। अल्प मतलब थोड़ा, पारदर्शी मतलब थोड़ा सा पार हो पाएगा भाई। बात समझ में आई। यहाँ पे एग्जाम्पल सही रहेगा आपका, दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ आप किसमें भाई, अल्प पारदर्शी में दो एग्जाम्पल आपको याद रखने, एक तो घिसा हुआ कांच, एक तेल में भीगा हुआ कागज। ठीक है ना। और बाकी पारदर्शी में क्या होगा, कांच। यहाँ पे केवल हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे दोस्त केवल कांच, और यहाँ पे क्या रखेंगे, भीगा हुआ, क्या भीगा हुआ क्या भाई, कागज। अब किसमें भीगा हुआ, तेल में। किसमें भाई, तेल में भीगा हुआ कागज, या कहेंगे घिसा हुआ कांच। यहाँ आते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब श्वेत प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराती है तो टकरा के, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने तल पे या किसी पालिशदार तल पे टकराती है तो टकरा के अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। ये आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण और क्या, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये जो होता है इसे कहते हैं क्या, आपतन कोण, और इसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, सदैव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। दर्पण क्या होता है, दर्पण हम उसे कहेंगे, कोई भी कांच है, कांच को अगर एक तरफ कलई कर दें या पेंट कर दें तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, देखो दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और एक क्या, गोली दर्पण। गोली दर्पण भी दो तरीके से, अवतल और उत्तल। ठीक है ना। तो यहां से हम इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक एक करके मैं डिफिनेशन के साथ ले रहा हूं, आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो चीज नहीं समझ में आएगी फिर से बताना, फिर से समझा देंगे। हिंदी वाले पूरा समझा चुके हैं, इंग्लिश वालों का नंबर है, ध्यान देना। कह रहा लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है, क्या है, ऐसी एनर्जी है विच इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भाई चलती है। इसकी क्या है, वेव, जो चलने की इसकी क्या है, स्पीड है, जो चलने वाले, जो इसके अंदर जो चलने वाले जो गुण है वो क्या है, मैग्नेट वाले, क्या है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये कह रहा है कि, अब यहां पे कह रहा है लाइट रिफर टू विजुअल लाइट रे। ये कह रहा है कि इसको मत याद करो भाई, नहीं समझ में आएगा। सीधी सी बात समझ में आओ कि लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जिसके हेल्प से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को वॉच करते हैं। क्या करते हैं, वॉच करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक ही चीज आपको याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है वो कितना, 400 से 700 नैनोमीटर है, और इसका तरंग दैर्घ्य परास वाले दृश्य को क्या करता है, यहाँ से कोई मतलब आपका निकलने वाला नहीं है। आइए हम आगे बढ़े। यहाँ पे आप एक काम की चीज है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे काम की चीज है, इसको जानना जरूरी है। अभी हमने क्या बताया, कह रहा है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट क्या है, एक सरल रेखा में गति करती है। हमेशा लाइट क्या है, एक सरल रेखा में गति करती है।
ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ लाइट, तो कह रहे प्रकाश के इसी गुण के कारण क्या करते हैं, जियोग्राफिकल क्या होता है भाई, इसी कारण की वजह से क्या होता है, सूर्य ग्रहण और क्या है, चंद्र ग्रहण लगता है। किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। अब कह रहा है द क्या है, द डुअल नेचर ऑफ लाइट एज अ वेव एंड पार्टिकल इज क्या, डेमोन्स्ट्रेटेड। ये कह रहा भाई कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होने के कारण प्रकाश बिना किसी माध्यम की गति कर सकता है। देखो यहाँ पे ये वाली पॉइंट है, प्रकाश एक तरंग है तथा इसे क्या है, एक कण की दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या होता है, दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये लाइट आपको, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है और क्या करना है मैं बता रहा हूं। ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होने के कारण प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गति कर सकता है, मतलब किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। कह रहा है कि क्या, विदाउट एनी मीडियम, बिना मीडियम के भी क्या है, लाइट वेव कर सकते हैं, मतलब लाइट क्या है, मूव कर सकती है। व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर एक माध्यम से, अगर कह रहा है कि एक माध्यम से लाइट क्या कर रहा है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब एक रास्ते को तय करने के बाद जैसे दूसरे रास्ते में जाता है तो भाई उसका स्पीड और क्या उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कह रहा है प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। जब क्या होगा, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में क्या होगा, लाइट प्रवेश करेगी तब। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। परंतु उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, मतलब जो उसका क्या है, बट देयर क्या, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है, अनचेंज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। स्पीड बदल जाएगी, ठीक है ना, स्पीड बदल जाएगी, वेव लेंथ बदल जाएगा, लेकिन इसका जो क्या है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। और लाइट की चाल कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमने कहा किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं। देखो भाई किरणों के समूह किरण पुंज कहते हैं, ये है समांतर किरण। इसमें क्या होता है, हमने क्या कहा कि क्या है, इनके बीच में परस्पर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, क्या होती है, पैरेलल होती है, एक ही साइड, क्या मतलब एक ही दिशा में मूव करती हैं। इनके दोनों बीच इतने, इसमें जितनी भी लाइनें हैं, जितने भी लाइन है, इन लाइनों के बीच में जो क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगला मैंने बता दिया, ये देख लो, पैरेलल रे विच, जिसको भाई लिखना वो लिख लो तुरंत, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको समझा चुका हूं पहले ही। ये क्या कह रहा है कि रे विच ऑल पॉइंट दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल रे, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कहने का सेंस ये भाई, अगर इनके बीच में यहाँ पे 2 इंच है चाहे 2 फीट है, तो यहाँ भी क्या होगा, 2 फीट और 2 इंच होगा, और यहाँ भी 2 फीट और 2 इंच होगा। जो भी चीजें 2 फीट देना चाहे 2 इंच देना चाहे 10 इंच, वो यहाँ पे जो चीजें ए होगी तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी, इसके बीच में डिस्टेंस। और हमेशा क्या करेंगे, एक ही दिशा में मूव करेंगे। अब ये देखो हमने कहा भाई 13वीं में आपको नहीं होता है, शादी ब्याह में कहीं नहीं होता है, तो किसी एक ही पॉइंट पे क्या करना, आके खाना खाना क्या कहलाएगा, आपका कन्वर्जिंग रे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग रे। और खाना खाने के बाद एक ही पॉइंट से जब क्या है अपने घर के हम लौट जाते हैं तो उसको डाइवर्जेंट रे कहते हैं। क्या करते हैं, डाइवर्जेंट रे। एक पॉइंट पर आके मिलना कन्वर्जेंट, और उसी पॉइंट से, एक पॉइंट से क्या है चारों तरफ फैल जाना, क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट रे कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में ना आई हो, न समझ में कुछ भी आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या करो, कमेंट कर देना भाई, मैं अगले वीडियो में उसको पहले ले लिया करूंगा, और जो कंफ्यूजन उसको दूर करके फिर क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर लेकिन चाहते हो कि तुरंत बात बने कि नहीं सर हम आपके साथ ही सीखना चाहते हैं, आपके साथ ही समझना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्त आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ताकि देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी। जैसे 1000 हम क्लियर करेंगे, 1000 के बाद आपको लाइव क्लास में दे दूंगा। फिर जितना मन करे उतना पूछो, एक नहीं 2-2 3 तरीके से आपको समझाऊंगा। जब तक समझ ना आए तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। रटना नहीं है हमको, बस समझना है कैसे कैसे हो रहा है।
इसीलिए मैं जितना चार्ट था मैं पहले शुरू में आधा से ज्यादा चार्ट में बना दिया। मैं बनाता रिवीजन क्लास में ऐसे पढ़ेंगे। अभी तो पूरा नोट्स देख रहे हैं, पूरा नोट्स कॉपी पेस्ट मारो, लिखो बढ़िया से, नोट्स बनाओ। फिर जब रिवीजन क्लास में चलाऊंगा तो रिवीजन क्लास में क्या होगा भाई, बस हेडिंग का नाम लिखेंगे, बिंदास बात करेंगे उसके बारे में। बस सुनते सुनते आपको क्या है, याद हो जाएगा। और रटना नहीं है, समझना है। समझ क्या होगा, वो चीजें याद हो जाएंगी। और जब एक बार याद हो जाएंगी तो आप कहीं भी रहे, कहीं से भी कोई कुछ पूछे, आप आराम से बना के लिख सकते हैं। चले आगे। हमने क्या, सोर्स ऑफ लाइट में पहले ही बोला था भाई, प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। तो कह रहा है सच ऑब्जेक्ट विच आर क्या इल्यूमिनेटेड बाय देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है भाई, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको याद करना है। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ये बेस है भाई चैप्टर का, ताकि आने वाले समय में कभी आप कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपका दिमाग काम करेगा, ये क्वेश्चन कहाँ से है, इसलिए बस बताया जा रहा है। ठीक है ना, और लाइट से रिलेट करता है। आदीप्त वस्तुएं भाई, ठीक है ना, इंस्पायर्ड ऑब्जेक्ट, ये वो होते हैं। ये तो हो गया। ये क्या है, डार्क ऑब्जेक्ट। डार्क ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं भाई, जैसे हमने कहा क्या, मून स्पेशल है। क्या है, मून स्पेशल है। मून हमारा स्पेशल है, और आसपास की जितनी सारी ऑब्जेक्ट दिख रही हैं, जो भी वस्तु हम देख रहे हैं अपने आसपास, ठीक है ना, लकड़ी, कोयला, मिट्टी, पाथर, ये सब क्या है हमारा, ये क्या है, ये आपका क्या है, डार्क ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। इसी के अंतर्गत हमारा क्या आता है, चंद्रमा आता है, हमारा मून आता है। अगला मैं आपको बताया था, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला मैं बताया कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिसमें से क्या होगा, लाइट आर पार चले जाए, उसे पारदर्शक कहते हैं। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट। इसमें से क्या होगा, लाइट क्या होगी, आर पार निकल जाएगी। एग्जाम्पल में मैंने कहा होगा लाइक ग्लास। और हमारा क्या है, अर्ध पारदर्शक, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने बताया घिसा हुआ कांच। क्या बोला हमने, घिसा हुआ कांच या तेल में भीगा हुआ कागज क्या कहलाएगा। इससे प्रकाश हमारा अधिकांश मात्रा में तो नहीं, थोड़ी मात्रा में प्रकाश आर पार निकल सकता है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। स्पीड अगर आपको लग रही ज्यादा है तो थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लेंदी होता है तो आपका मन नहीं लगता पढ़ने में। ठीक है ना, आ जाओ आगे चलते हैं भाई। बहुत 55 पेज पढ़ने, कितने, 55। अब आते हैं हम दर्पण के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या छूट गया भाई, पारदर्शक हो गया, अर्धपारदर्शक हो गया। एक आपका क्या छूटा, अपारदर्शी। क्या छूटा है, अपारदर्शी। क्या छूटा है, अपारदर्शी। ठीक है ना, तो उसको हमने बता ही दिया है कि ऐसे वस्तुएं जिसमें से लाइट क्या है, बिल्कुल आर पार न जाए। बारिश दबाव हो रहा है ना। अब बात आती है मिरर को। मिरर देखते हैं, ध्यान समझना, बता दिया मैं पहले ही। दर्पण जो है ना, कांच का ही एक भाग होता है। ये जो मिरर है भाई, इज अ पार्ट ऑफ ग्लास। ये ग्लास का ही पार्ट होता है। कह रहा है जिसकी एक सतह चिकनी, मतलब वन सरफेस ऑफ इज क्या है, स्मूथ। उसका जो एक सरफेस होता है वो क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है। ये लाइट नहीं जल रही क्या कब से, उससे नहीं है, उसी से है। ठीक है, तब तो ऐसे डार्क डार्क आ रहा होगा। कब बंद हुआ है लाइट। आओ आगे देखते हैं। हमने क्या कहा भाई, तथा दूसरी जो सतह होती है, जो दूसरा उसका सरफेस होता है, वो क्या होता है, पॉलिश की हुई होती है। क्या की होती है भाई, पॉलिश। तो कह रहा है एक सतह स्मूथ होता है, एंड द अदर सरफेस इज क्या होता है, रिफ्लेक्टिव। मतलब जहां से प्रकाश क्या करे, परावर्तित हो, जहां से रिफ्लेक्टर है, और उस पर क्या किया होता है भाई, पॉलिश किया होता है। व्हेन लाइट इज इंसाइडेंट ऑन अ कन्वेक्स मिरर, मैक्सिमम लाइट शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। भले नीचे को भैया तुम्हें याद ना हो से कोई मतलब नहीं, आपको बस इतना रखना है कि दर्पण क्या है, जो मिरर है कहीं की ग्लास का ही पार्ट है, और ग्लास जो है एक तरफ क्या किया दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, और दूसरा सतह को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, वो क्या कहलाएगा हमारा, दर्पण। कांच जो होता है, देखो कांच, और कांच जो है ये है, अगर एक तरफ इसमें हम पेंट कर दिए, मान लो एक तरफ अगर इसको पेंट कर दिए और एक तरफ क्या किए, छोड़ दिए, ठीक है ना, ले लेते अच्छे से। ये हमारा क्या है भाई, कांच, ठीक है ना। इसकी एक तरफ हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेंट।
अगर मैं इसके एक तरफ क्या कर दे रहा हूँ, पेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर एक तरफ मैं पेंट कर दिया तो समझ लेना कि भैया ये क्या है, ये आपका ग्लास है, ग्लास नहीं है, अब ये क्या है, कांच। ये पीला वाला जो था केवल ग्लास था, जो पीला वाला था वो केवल क्या है, ये जो था केवल ये क्या है, ग्लास है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्लास है। और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, जब दोनों एक साथ हो जाएगा तब। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप देखते हैं लाइट कितने जो मिरर है कितने टाइप के होते हैं। मिरर हमने शुरू में बता दिया आपको कि दो टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और हमने एक क्या बताया, ये आपका होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल। स्फेरिकल के दो पार्ट होते हैं भाई, कितने, एक हो जाएगा कन्वेक्स और एक हो जाएगा कनकेव। ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स और एक हो जाएगा कनकेव। कन्वेक्स तो सही लिखा है, अच्छा ठीक है, कनकेव ये भी सही है। देखो हिंदी वाले कैसे याद करेंगे भाई, हिंदी वाले क्या करेंगे, हिंदी वाले उत्तल दर्पण और इंग्लिश वाले क्या, अवतल दर्पण, ठीक है ना। और चाहते हो कि इंग्लिश भी मुझे साथ में याद रहे, तो देखो इसमें ए पाया जा रहा है, कनकेव में क्या पाया जाता है, ए, इसलिए क्या है, अवतल दर्पण। इसमें ए नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कन्वेक्स होता है ना। कोई इंग्लिश में बोल देता है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन कनकेव है कौन कन्वेक्स है। बाकी तो हिंदी में याद रहता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में अ होता है, अ, तो देखो किसके इंग्लिश में अ मिल रहा है, तो कहेंगे सर कनकेव वाले में ए मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, अवतल दर्पण है। आओ आगे देखते हैं। आओ, इसमें पहले समतल दर्पण के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद अवतल दर्पण के बारे में, फिर इसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। याद रहे दोस्त, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तभी बात आगे बढ़ेगी, अन्यथा केवल आपको साइंस ही मिल पाएगा। आप चाहते हैं मैथ मिले, इंग्लिश मिले और हिंदी भी मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी जहां मन करे वहां शेयर करो। ये भाई प्लेन मिरर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्लेन मिरर। कह रहा है यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पे क्या क्या होता है, सिल्वर अथवा पारे का लेप। पारे का नाम क्या होता है भाई, HG होता है। पारा क्या कहते हैं, HG। HG एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल के अंतर्गत आता है, लेकिन मेटल की तरह बिहेव नहीं करता है। अक्सर मेटल जितने होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सारे मेटल करंट को फ्लो करते, लेकिन ये बेचारा क्या है, करंट का फ्लो नहीं करता है। मेटल नॉन मेटल आगे पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द प्लेन, देन इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। और क्या, सिल्वर और का मरकरी का क्या माना जाता है, कोट। कोट मतलब जो पेंट वाले होते हैं ना, कहते हैं एक कोट मार गए भैया, दूसरा कोट क्या करेंगे, मारेंगे। जो पेंट वाले होते हैं एक बार पेंट कर लेते हैं, कहीं एक कोट मारा गया, अभी दूसरा कोट मारने वाला है। हाँ, तो मुझे लगता है कोट क्या होता है, कोट मतलब भाई कोटेड, मतलब ये क्या होता है, एक चक्कर मारा गल पेंट, दूसरा चक्कर मारे गया। तो सोचिए वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप लोग सोचते हैं बेवकूफ है। आ जाओ, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के गुणधर्म क्या होते हैं, इसका जो इमेज बनता है भाई उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहला तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और क्या बनता है, इरेक्ट, मतलब आभासी और क्या, सीधा। समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा, आपको क्या बने भाई, वर्चुअल और क्या, इरेक्ट, मतलब सीधा और आभासी। आपको एक चीज में और थोड़ा सा ये बता लेना, तो फिर इसके बाद बताता हूँ कोई तगड़ी चीज। एक ही चीज बता देंगे, फिर इसके बाद आएंगे इस चैप्टर पे, मतलब इसके अंदर फिर बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं आप ग्राफ के साथ देखते चलिए, मजा आ जाएगा। एक बार बस हम नोट्स बना लो, फिर देखो ना मजा आता है किसमें, रिवीजन क्लास में। फिर इसके बाद हम लेते हैं क्या, मॉडल पेपर। ये कह रहा है समतल दर्पण, क्या लिखा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो है बाबू ना, मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर कोनो लौंडा कितना है 5 फीट का, तो कितने फीट का बनेगा उसका फिगर, 5 फीट का, ठीक है ना। कोई बंदा 5 फीट का है तो उसका इमेज भी क्या है, 5 फीट का बनेगा। लेकिन 5 फीट के बंदे का 5 फीट का इमेज देखने के लिए हमको 2.5 फीट मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की, 2.5 फीट की।
जितना का है उसके आधे के मिरर की आवश्यकता पड़ेगी, तब उस बंदे को हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। और समझ नहीं, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्मेड बाई प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, तो जो मेरी होगी हाइट सेम वही हाइट क्या दिखेगी फोटो में, लेकिन कब? जब मैं 5 फीट का हूं तो सामने जो मिरर होगा कितने होना चाहिए? 2.5 फीट। जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो तो उसे दर्पण पे अपना प्रतिबिंब 2v वेग से दिखाई देता है। अगर आप किसी कांच पर दौड़ रहे हैं 5 की स्पीड में, तो फोटो हमारा दिखेगा कितना? 10 की स्पीड में दिखेगा। कितने का? 10 का। अगर स्पीड हमारी 10 है तो कितने का? 20 का। कितने का? 20 का, सीधा डबल का। When a person is moving fast toward a plane mirror, his image in the mirror appear to be moving with a speed of 2v। जिस स्पीड से हम जाएंगे उसका दुगुना स्पीड से हमारा इमेज दिखाई देगा उसमें। बात समझ में आया? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। और क्या कह रहा है भाई? समतल दर्पण। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसके आधे क्या चीज? उसके आधे हाइट की हमें मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। ये साफ साफ लिखा है, आधी ऊंचाई। आधी ऊंचाई मतलब हाफ। टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। मतलब इन मतलब में, और प्लेन मिरर मतलब क्या? प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण में एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का क्या दिखना है? कंप्लीट इमेज देखना है। क्या है? कंप्लीट इमेज क्या करना है? देखना है। तो मिरर ऑफ हाफ द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैज टू बी यूज्ड। आपको जो इमेज, आपको जो मिरर यूज करना है, क्या करना है? उसका हाफ यूज करना है। एक क्वालिटी और मेरे दोस्त है इसमें। एक क्वालिटी ये है कि राइट का जो है वो लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट का क्या हो? राइट दिखेगा। ठीक है ना? जो राइट हैंड है किसमें दिखेगा? लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड किसमें दिखेगा? राइट हैंड में दिखेगा। ये वही लिखा है। और इस घटना को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तित। याद रखना, इस घटना को हम क्या कहते हैं? लेटरल इनवर्स इमेज। ठीक है ना? बाकी लिखना, इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर द राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट। मतलब दाहिना हाथ बांव में दिखेगा भैया, बांवा हाथ किसमें दिखेगा? दाहिना में। राइट लेफ्ट, और लेफ्ट किसमें? राइट में दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है? आप तो जान गए उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी। किसकी? प्लेन मिरर की। आप देखते हैं इसका यूज कहाँ करना है। इस प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? सारा कुछ हम प्लेन मिरर उठाएं तो प्लेन मिरर से रिलेटेड जितनी भी सारे डाटा हैं, जो भी चीजें, क्या करेंगे हम एक ही बार में क्या करेंगे? खत्म कर लेंगे। ये कह रहा है सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है, मतलब अपना चेहरा देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी और क्या परिवर्शी में किया जाता है। भाई सीबीएसई बोर्ड देख लो, जनरल क्या है? जनरली it is used as a mirror in daily life. Plane mirror in use in a क्या? Kaleidoscope and the periscope. ये कह रहा बहुदर्शी में 2 अथवा 2 से अधिक समतल दर्पण होते हैं। मतलब कम से कम 2 मिरर इसमें यूज किए जाएंगे। एक निश्चित कोण पे झुके हुए लगे होते ताकि क्या? एक साथ क्या चीज? एक साथ एक से अधिक वस्तुओं को प्रतिबिंबित कर सके। मतलब एक साथ कई वस्तुओं को देखा जा सके। जब एक साथ कई वस्तुओं को देखने के लिए अगर हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहेंगे भैया पनडुब्बी, मतलब समरीन। समरीन में भी क्या इस्तेमाल होता है? प्लेन मिरर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? प्लेन मिरर। इसके शॉट ले ली, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। ये कह रहा है भाई पारदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा में, गोलीदार स्फेरिकल मिरर, ठीक है, देखने के लिए किया जाता है। कहा गया था भाई? पनडुब्बी में। कहा गया था इसका उपयोग? पनडुब्बी में किया जाता है। ठीक है ना? बात आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? समरी। क्या लिखा है? समरी।
समरी में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से अगला हेडिंग हमारा स्टार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। हमने कहा स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कनकेव और एक क्या होता है कन्वेक्स। तो कनकेव को उठाएंगे तो पूरा उसका पार्ट लपेट देंगे, कन्वेक्स का उठाएंगे तो पूरा उसका पार्ट क्या करेंगे लपेट देंगे। इस बात को याद रखना। देखो ऐसे दर्पण जो होते हैं जिसकी या जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। ये जो मिरर होता है भैया ना, ये कोई कांच का खोखला गोला है उससे कटा हुआ भाग, किसी कांच के खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को अगर एक तरफ पेंट कर दें तो गोली दर्पण कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा गोली दर्पण कहलाएगा। और गोली दर्पण सामान्यतः क्या है कांच के एक टुकड़े पर क्या है सिल्वर का लेप करके बनाया जाता है। और इसको मैं समझाता हूँ। देखो मैंने कहा, देखो मैं ये कह रहा हूँ ये तो ये हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया ये आपके सामने दिख रहा है। एक और ले लेते हैं, अच्छा क्या बात है, इसको लपेटी को पहले। एक तो ये हो गया आपके सामने, दूसरा आपके सामने ये दिख रहा है तो, ठीक है। ये आपको एक बॉल की तरह दिखेगा, कैसे दिखेगा एक बॉल की तरह दिखेगा ये, ठीक है ना, एक बॉल की तरह ये दिख रहा है। और हम समझने वाले हैं इससे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, आओ तो हम देखते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर क्या होता है। ये हो गया। अब क्या करना है, इसको दो पार्ट में काट देना है। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक क्या किया हमने काट दिया, ठीक है सर काट दिया। कहाँ काटे भाई, कटा ही नहीं। चलो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हाफ में काट दिए एक तरफ का। देखो दोस्तों एक तरफ कैसा बना, अगर इधर को उठाएंगे तो एक तरफ का ऐसे बन रहा है और एक तरफ क्या बन रहा है ऐसा बन रहा है। ये वाला उठाएंगे ऐसा बन रहा है, वो वाला उठाएंगे ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, अगर चाहते हो पूरा उठा के देखना तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कट रहा है। देखो हम कर रहे हैं इसको, यहाँ से हमने क्या किया काट दिया। ये नहीं जाएगा क्या भाई, ये नहीं जाता है, ठीक है कोई बात नहीं तो कटने दो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये आपका ऐसे है कि नहीं, ये दोहरी, तो ये एक तरफ क्या की जाएगी कलई की जाएगी। ये हमारा हो गया क्या अवतल, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये क्या हो जाएगा हमारा बीच में उभरा है, बीच में क्या है उभरा, इसे क्या कहेंगे उत्तल। एक तरीके से याद रखना है, क्या रखना है बीच, उसे उभरा कहाँ पे बीच में, तो उत्तल दर्पण। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा अवतल दर्पण आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे कहाँ चलेगा भाई, ठीक है ये, अरे लाइट फिर से कहाँ से आ गई भाई, कहाँ बोल रहे हैं, काफी तो खत्म हो गया था। गोली दर्पण समझ में आ गया, उसका इंग्लिश वाला है जिसको लिखना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको समझा ही दे रहा हूं, फिर इसके बाद आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप एक बार याद कर लें, फिर इसके बाद कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा क्या भाई मिरर है, ये क्या है हमारा मिरर, ध्यान समझना, ये क्या है हमारा, ये हमारा मिरर है। अब मिरर कहानी क्या होती है, ये हमारा क्या है मिरर है, ठीक है ये हमारा मिरर है। और क्या करते हैं इसमें हम एक तो क्या करते हैं, ये बीचों बीच क्या कर दी लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। अब एक एक का मतलब समझते चलना, फिर आपको डिफिनेशन एक बार में याद हो जाएंगे। कितने बार, एक बार में भाई। ये क्या होता है हमारा पी, क्या होता है पी का मतलब हो गया दर्पण का ध्रुव, पी का मतलब क्या हो गया ध्रुव, क्या हो गया ध्रुव, ये क्या हो गया ध्रुव मतलब पोल, ये क्या है पोल है। तो जब दर्पण के जो मिड पॉइंट होते हैं, जब एक क्या है, जब एक गोली दर्पण को जहां से हम काटते हैं आधा आधा भाग में, वो हमारा क्या कहता है दर्पण का ध्रुव। M1 और क्या M2 के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे दर्पण का ध्रुव। देखो अब क्या करना है कि ये हम लिख दिए यहाँ पे भाई साहब सेंटर, क्या लिख दिए सेंटर, सेंटर मतलब वक्रता केंद्र,
क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है ना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग था उस कांच के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र तथा फोकस, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। और भाई यहां से यहां के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आर से क्या दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या। और जो यहां से जो यहाँ की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी समझ में आ गया। फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और देखो, वक्रता केंद्र तथा एफ और क्या, दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार में समझ, बात समझ में आई। ये जो सबको मिला रही है मुख्य अक्ष कहते हैं। सी और पी के जो मिड पॉइंट है उसे क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। और जो सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे, रेडियस। क्या कहेंगे, रेडियस। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई। अब आ जाओ डिफिनेशन के तौर पे देखते चलो, देख लो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ये कह रहा है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस बृहत गोले का भाग होता है, क्या होता है, जिस बृहत गोले का भाग होता है, लीड से लगा भाई ना, बृहत गोले का भाग होता है, उस गोले के वक्रता त्रिज्या को, उस गोले के वक्रता त्रिज्या को क्या कर रहा है, बृहद गोले का भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को चाहिए, उस गोले के क्या चीज, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह पी और क्या कह रहा है, यह दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को दर्शाता है। क्या करता है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और पी के बीच की दूरी को दर्शाता है। जैसे हम देख लो यहाँ पे हमने दिखाया था ना, देखो वक्रता केंद्र और क्या, पोल के बीच की दूरी को दिखाता है। आ जाओ आगे, फोकल आ गया भाई। अगला हमारा मुख्य अक्ष, हमने कहा पी और आर और सी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाला देख लो भाई, द लार्जर स्फीयर ऑफ which the reflecting surface of a spherical mirror is a part is called the radius of curvature। क्या होता है, कर्वेचर। कर्वेचर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं किसको भाई, आर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर है इट शो द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब वो क्या करता है, शो करता है क्या, डिस्टेंस किसका, पोल, किसका भाई, पोल एंड क्या, सेंटर टू कर्वेचर। इनके बीच की डिस्टेंस को क्या करता है, शो करता है। वो जो इसके बीच के डिस्टेंस को शो करता है उसे क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। अब मुख्य से जाने गए हो कि द लाइन ज्वाइन द पोल P टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज कॉल्ड द मेन एक्सिस ऑफ द मिरर। आगे बढ़े, अभी भाई हम 50% पहुंचे। अब देखो फोकस क्या होता है, हम बता ही दिए आपको कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। इसका दो तरीके से डिफिनेशन बना सकते हो। कितने तरीके से, दो तरीके से। देखो, एक जो उसने कहा, तो देखो प्रतिबिंब बनने के लिए किरणों का कुछ लोचा होता है। देखो कभी भी भाई ध्यान देना, कभी भी जब कोई श्वेत प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहां से होकर निकलती है, एफ से होकर निकलती है। कहां से होकर निकलती है, एफ से होकर निकलती है। कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम। दूसरा, अगर कोई किरण क्या है, अगर कोई किरण कहां से
अगर यप से होके जा रही, कहाँ से, यप से, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होगी, अगर यप से कोई किरण जा रही, कैसे जा रही भाई, यप से, अगर कोई किरणें यप से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और इसको ले लेते हैं थोड़ा सा, अगर कोई किरणें क्या है, ऐसे जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा ये कहता है भाई कि अगर कोई किरण कहाँ है, अगर कोई प्रकाश किरण सी से जा रही है तो टकराने के बाद जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये तीन रूल है, ये तीनों रूल मैं अभी आगे बताऊंगा, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। चौथा क्या होता है, सब बताएंगे भाई। चौथा क्या होता है कि सीधे पी पे जाएगा, फिर पी से क्या होगा, सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये चौथा रूल है। तो उसी बेस पे कह रहा है, उसी के बेस पे कह रहा है भाई यहाँ पे कि अगर कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें क्या है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, फोकल करते हैं। क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द, क्या भाई, वेयर द प्रिंसिपल, कह रहा द पॉइंट एट विच रे कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड एंड आफ्टर reflection from a spherical mirror, that point is called the क्या, focal point। अब अगला देखो, फोकस दूरी। अब जो उसके बीच की जो डिस्टेंस थी उसे क्या कहेंगे, फोकस दूरी। हमने कहा गोली दर्पण दूरी एवं फोकस के मध्य की दूरी क्या कहते हैं, समझा चुके भाई। फोकल लेंथ आपको समझाएं, पीछे एक बार समझ लीजिए। किसके बीच में, ये भाई द डिस्टेंस बिटवीन द क्या, पोल मतलब पी, किसके बीच में, पी, किसके बीच में, P। और क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। कह रहा है पोल एंड द फोकस, किसके, फोकस ऑफ द स्फेरिकल, जो हमारा फोकस है उसके और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है ना। अब यहां से हमारा उत्तल दर्पण स्टार्ट होता है। हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने देखा। अब यहां से हम देखेंगे उत्तल दर्पण कैसा होता है, क्या रिएक्ट करता है, इसका यूज क्या है, कैसे इसको पहचाने। तो उत्तल दर्पण को पहचानने के लिए, चाहे अवतल दर्पण को पहचानने के लिए दो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। कितने तरीके से, दो तीन तरीके से। मैं कह रहा हूं भाई ध्यान समझना। देखो दर्पण की पहचान, ये क्या कहेंगे, दर्पण की पहचान। अगर हम अपने हिसाब से क्या, पहचान। देखो भाई दो होता है दर्पण, क्या होता है, दो होता है। दोनों को हम अच्छे समझेंगे, दोनों क्या करेंगे, हम अच्छे समझेंगे। एक मान लेते हैं क्या, ऐसे नहीं, हम और तरीके से दें। एक हमारा होता है क्या, उत्तल दर्पण। ये क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्या होगा भाई, उत्तल दर्पण। एक क्या होगा हमारा, अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। ये हमारा होता है कन्वेक्स। ये क्या होगा, कन्वेक्स। ये होगा हमारा कन्वेक्स। और ये क्या होगा हमारा, कनकेव। क्या होगा, कनकेव। दोनों मिरर के बारे में हम समझने वाले, ध्यान समझना। अगर हम बात करें तो कई तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है क्या, स्पर्श के आधार। क्या कहेंगे, स्पर्श के आधार। एक हम समझेंगे स्पर्श के आधार, इसके आधार पे, स्पर्श के आधार पे, ठीक है ना। एक क्या समझेंगे हम, प्रतिबिंब के आधार पे। किसके आधार पे, परावर्तक पृष्ठ के आधार पे। किसके आधार पे, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और एक समझेंगे प्रतिबिंब के आधार पे। कितना, प्रतिबिंब के आधार पे। तीन तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं। बंद करा भैया, कहाँ चमक रहा क्या भाई, कहीं लाइट ही। तीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं हम, और अच्छे तरीके से समझेंगे क्या क्या यहाँ होता है। अगर आपको तीन तरीके से पता होगा भाई, तो आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके से आप आंसर को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। देखो स्पर्श के आधार पर देखोगे, देखो ये जो होता है, ये क्या होता है भाई, ये ऐसा होता है, और ये कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना। जब स्पर्श करोगे तो ऊ से उत्तल, ऊ से क्या होगा, उभरा। क्या होगा, उससे उभरा। अगर बीच में उभरा हो, किनारों पे दबा हो, तो कहेंगे उत्तल दर्पण। इसका जस्ट उल्टा, ये बीच में क्या होगा, दबा। बस इतना याद रखो, बीच में उभरा, कहां पे, बीच में। अगर बीच में उभरा तो उत्तल दर्पण, और बीच में दबा तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब देखो परावर्तक पृष्ठ।
और क्या देखना है भाई, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ये हो गया कि देखो उभरे हुए भाग से, कितना, दबे हुए भाग से उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। क्या होता है, उभरे हुए भाग से, उभरे हुए भाग से क्या होगा, परावर्तन। और यहाँ पे क्या होगा, उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, और यहाँ पे दबे हुए भाग से, किससे होगा, दबे हुए भाग से। किससे, क्या हुआ, लाइट में लोचा क्या, क्या होगा, दबे हुए भाग से होगा। किसमें, अवतल दर्पण में। अगर आपको तकलीफ है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो भाई, यहाँ से इन दोनों को ऐसे कर लो, और यहाँ से क्या कर लो, ऐसे लाइनिंग कर लो, और बात को समझते चलो। ये उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा किसमें भाई, उत्तल दर्पण में, और दबे हुए भाग से परावर्तन किसमें, अवतल दर्पण में। अब बात आती कलई। देखो जो कलई होगी, क्या होगी, कलई। कलई कहाँ करेंगे इसको, कलई हम करेंगे कहाँ, दबे हुए भाग पे। क्या करेंगे, दबे हुए भाग पे हमारा कलई रहेगा, और यहाँ उभरे हुए भाग पे क्या करेंगे, उभरे हुए भाग पे क्या करेंगे, उभरे हुए भाग पे कलई होगी। क्या होगी, कलई होगी। ठीक है ना। प्रतिबिंब इसमें सारा क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। सारा प्रतिबिंब आभासी होता है, और क्या होता है भाई, सीधा होता है। ठीक है ना। इसमें दो तरीके से टोटल 6 इमेज बनते हैं, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 इमेज। यहाँ पे टोटल 2 इमेज बनेगा अवतल उत्तल में, और एक क्या होता है, एक आपका आभासी होगा और सीधा, दूसरा भी आभासी और क्या होगा, सीधा होगा। एक छोटा होता है, एक अत्यधिक छोटा होता है, और एक क्या होता है, छोटा होता है। इसमें 6 तरीके से इमेज बनेंगे। कितने तरीके से, 6 तरीके से। 5 अलग होगा भाई, और एक तो क्या होगा, अलग। जो ये 5 होगा, ये क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ ये क्या होता है भाई, ये उल्टा होता है। और ये क्या होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी। और क्या होगा, सीधा होगा। बस ये पूरा हम बता दिए आपको पहचानने का। अगर एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे तो मजा आ जाएगा भाई। चेक करने वाले को कहेगा कि भैया उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण हो, बच्चा एक तरीके से नहीं 3 तरीके से बताया। उत्तल दर्पण स्पर्श करने के बाद हम देखते हैं कि बीच में उभरा हुआ और क्या है, किनारों पे दबा हुआ है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब कहेगा भाई उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, और दबे हुए भाग में हम कलई करते हैं, और इसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मजा आया कि नहीं। अब देखो ये कह रहा है अवतल दर्पण जो है दबे हुए भाग से क्या होता है, दबे हुए भाग मतलब छूने के बाद बीच में क्या होता है, दबा होता है, और किनारों पे उभरा हुआ होता है, और उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है, और दबे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें 6 इमेज बनते हैं भैया, 5 बनता है वास्तविक और उल्टा, और ये क्या बनता है, सीधा और आभासी, और वो हम आगे बताएंगे कहाँ कहाँ बनता है। इसकी शॉर्ट लो, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात कहा, उसने कहा कि क्या क्या कैसे कैसे पहचानते भाई दर्पण को, तो आओ देख लो। वह गोली दर्पण जिसका बाह्य सतह उभरी हुई हो और उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके आंतरिक सतह पे क्या है, पॉलिश किया जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाले किरणों क्या करती हैं, फैला देती हैं। क्या करती हैं, फैला देती हैं। अगर भाई यहाँ से ऐसे है, ये दर्पण है, क्या है गुरु, दर्पण है सर, हाँ है, तो यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो इधर जाएगा, यहाँ पड़ेगा तो इधर जाएगा, ठीक ना। ऐसे यहाँ पड़ेगा तो इधर आएगा, यहाँ पड़ेगा तो इधर आएगा। ये क्या करें, प्रकाश किरणों को फैला देना। आप देखेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ क्या भाई, हम क्या देखने वाले हैं कि जो उत्तल दर्पण है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो आपका जो उत्तल दर्पण है, हमने बताया उत्तल दर्पण के बारे में जान गए, अवतल दर्पण के बारे में आप जान गए। सारी जानकारी मैं एक ही जगह कंप्लीट दे दिया हूँ। अब एक एक करके क्या करना है, उसको देखते चलना है, और एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। सारे कॉन्सेप्ट को समझने हैं, सारे कॉन्सेप्ट को। अगर दिमाग से डाटा उड़ गया भाई तो दिमाग क्या हो जाएगा, आपका हैंग कर जाएगा, इस बात को मान लो। तो मैं कह रहा हूं क्या, स्कूटर, मोटर कार, बस, ये क्या लिखा है, बस आदि में, मतलब ये जो वाहन होते हैं, जितने भी वाहन हो गए आपके, चाहे गाड़ी जो भी हो, आपको कार हो, ठीक है ना, कार होगी, बस हो गई, ट्रक हो गया, जितने भी आपके वाहन हैं, इस वाहन में जो क्या साइड में जो मिरर लगे होते हैं, जो साइड में मिरर लगे होते हैं, ये मिरर किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए। अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसे देखने के लिए क्या है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। और क्या कह रहा है, अथवा दृश्य को देखने के लिए, कह रहा है के लिए प्रयुक्त साइज, क्या साइज मिरर अथवा क्या रियर व्यू मिरर के रूप में भी जाना जाता है। तो मोटा मोटी भैया खोपड़ी में एक चीज बैठा लो बाबू, कि जो दर्पण
में हम पीछे को वस्तु को देखते हैं वो हमारा उत्तल दर्पण के अंतर्गत आएगा। कन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं हम, पीछे की वस्तु को देखने के लिए लगाया जाता है। और कन्वेक्स मिरर में दो टाइप के बनते हैं इमेज। कितने टाइप के, दो टाइप के, आगे बताऊंगा मैं। उसमें क्या होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है ताकि पीछे की वस्तु, अगर कोई ज्यादा बड़ी कार है या कोई बड़ी गाड़ी है या कोई भी बड़ा दृश्य देखने के लिए, इसमें क्या है, अगर उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को देखोगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसकी साइज छोटी हो जाएगी। इसलिए पीछे कभी कभी बाइक भी आ सकती है, आपके साइकिल भी आ सकती है, कभी कभी ट्रक भी आ सकता है। तो बड़ी वस्तु को भी क्या छोटे आकार में दिखाई देना, इसलिए क्या यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीट लैंप्स में इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अत्यधिक विस्तृत होता है। अभी हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इसलिए क्या है, हम स्ट्रीट लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या, दे आर यूज इन द स्ट्रीट लैंप बिकॉज दे हैव अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ विजन। ठीक है ना, विजन क्या कर रहा है, ये फैलाता है किसको, लाइट को। आइए आगे देखते हैं, प्रतिबिंब बनने की शर्तें। प्रतिबिंब इमेज कैसे बनता है इसको हम बाद में देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण हो गया, तब उत्तल दर्पण को भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। उत्तल दर्पण क्या होता है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है भाई, सारा कुछ मैं पहले ही समझा दिया हूँ, एक ही तरह एक ही जगह में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया हूँ। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप नोट्स देख के, एक राइटिंग तो चाहिए भाई लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए चाहिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं और यूपी बोर्ड वाले दोनों लोग क्या करेंगे भाई, देख के नोट्स अपना अच्छे से क्या करेंगे, बना लेंगे। इसलिए ये मैं बार बार स्लाइड आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं। ओके, देखो हमने कहा क्या चीज, उत्तल दर्पण अर्थात कन्वेक्स मिरर। कह रहा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, झुका हो, अंदर की ओर झुका हो अर्थात क्या हो, अंदर क्या हो, दबा हो और अथवा वक्री हो, अवतल दर्पण कहलाते हैं। इनका बाह्य भाग लेपित, मतलब इनका बाह्य भाग क्या कहता है, पॉलिश किया होता है। क्या है, पॉलिश किया होता है। इनका जो बाहरी भाग है क्या कहता है, पॉलिश किया होता है। देखो जैसे हमने बताया था ना, ये मिरर हो गया, बाहरी भाग क्या क्या रहेगा, ये भाग बाहरी वाला पॉलिश क्या रहेगा, और अंदर क्या है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होगा। ओके, आ जाओ। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द क्या, inclined ऑफ कर्व, क्या लिखा गया, कर्व्ड इन व्हाट इज द कॉल्ड कन्वेक्स कनकेव रिफ्लेक्शन, इट्स आउट पार्ट इज द कोट। मतलब जो उसका आउटसाइड है, जैसे ये है मिरर, इसका जो आउटसाइड है बाहर वाला, इस पे क्या किया जाएगा, कोट किया जाएगा, अर्थात उस पर पेंट किया जाएगा। किसका, पेंट किया जाएगा, पॉलिश मारा जाएगा। अच्छा भाई, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कन्वेक्स तो जान गए, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पीछे की वस्तु को देखने के लिए। और कन्वेक्स मिरर में बड़े साइज को छोटे में हम देख सकते हैं, और इसमें क्या होगा, छोटे को बड़े में देख लेंगे, समान साइज में देख लेंगे। इसमें 6 प्रकार के बनते हैं, कितने, 6 प्रकार के, छोटा अत्यधिक छोटा, बड़ा अत्यधिक बड़ा, विवर्धित बड़ा और समान साइज, कई तरीके से देख सकते हैं इसमें। ये कह रहा भाई इसका इस्तेमाल कहाँ है, चिकित्सकों द्वारा रोगियों के क्या चीज, नाक और क्या भैया, कान, दांत। मतलब जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है, जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है, कैसा भी इस्तेमाल करता है भाई, कन्वेक्स, कनकेव, सॉरी क्या, कनकेव आदि की जांच के लिए, तथा सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब रात में जो लाइट जलाते हैं उसमें, सर्च लाइट टार्च एवं वाहनों की हेडलाइट, जो आगे जो बना होता है बाइक की जो सामने का जो बना होता है, जिसमें से टार्च हमारा जलता है सामने, वो हमारा हेडलाइट जो क्या होता है, वो होता है हमारा अवतल दर्पण। और जो उसके साइड मिरर होता है पीछे की वस्तु को देखने के लिए, वो हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, साइड में लगा होता है 2 मिरर बाइक की, तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए बना होता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। और जो आगे की जो हेडलाइट होती है, हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या होता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, सीधा भेजता है, फैलाता नहीं है। आ जाओ आगे। सोलर कुकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सभी प्रकाश किरणों क्या करेगा, एकत्रित करके एक जगह लाएगा। इसलिए यहाँ पे सेविंग, जो भाई सैलून में जो इस्तेमाल होता है, वहां पे भी यही होगा, सेविंग मिरर होता है। में परावर्तक और दूरबीन, किसमें, परावर्तक, दूरबीन आदि में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
दूरबीन की खोज किसने की? तो कहोगे भाई गैलीलियो। कौन किया था? गैलीलियो। इंग्लिश वाले अपना लिख लें कि क्या कहते हैं, कह रहा है कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर एक्स मीनिंग द नोज, और क्या चीज, नाक, आंख, कान, ये सब चेक करने के लिए क्या है, टीथ, ये सब चेक करने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और कहां पे होता है? सेविंग, ठीक है ना। और कहां होगा भाई? बाइक के हेडलाइट में होगा, ठीक है। और कहां होगा? सर्च लाइट में होगा। तो ये और कहां पे होगा? सोलर कुकर में होगा। कहां पे होगा? सोलर कुकर में। अब यहाँ पे हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का जो यूज है वो हम क्या है, पढ़ चुके हैं, और इसके जो गुण है उस गुण को भी क्या है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ध्यान दो, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या होता है भाई, एकदम ध्यान सुनते चलना। देखो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब क्या होगा? कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन, मतलब जो इमेज बनेगा वो कब बनेगा? प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणों क्या होना चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। एक दूसरे को जब किरणें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को क्या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, उन दोनों के बाद अगर दो रे क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तब जाके हमारा इमेज बनेगा। देखो, पहला क्या रहता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम कितने? दो रे तो चाहिए, कम से कम दो रे चाहिए। अब देखो दूसरा क्या करता है, एट लीस्ट टू रे आर रिक्वायर्ड टू क्या, फ्रॉम एन इमेज। क्या भैया? इमेज को बनने के लिए कम से कम क्या, दो रे की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है। दो रे की क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके हमारा इमेज का क्या है, बनता है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये चीज हम पूरा एक ही जगह बता दिए थे, तीनों कंडीशन में एक ही जगह बता दिया था। फिर मैं एक बार बता दूंगा, पूरा लर्न कर लेना, समझ लेना अच्छे से। कह रहा है इफ अ रे, ठीक है ना, कम्स पैरेलल टू द क्या, प्रिंसिपल एक्स, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब कह रहा है, ध्यान देखो, इमेज के साथ भाई लेके आऊं, आपको बस देखना, देखते चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एक ग्राफ को बनाने में काफी मेहनत लगा है, तो इसलिए कह रहा हूं दोस्त, थोड़ा दबा के शेयर करिए। देखने वालों की संख्या अगर बढ़ेगी तो आप लोग के लिए मेहनत और बढ़ जाएगी। बोर्ड का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। आप चाहते हैं कि सारा कंप्लीट एकदम क्या आपको यूट्यूब पे मिले, तो बस उसके लिए क्या करना है, आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि यहां से कोई वीडियो अपलोड हो तो क्या हो, आपको सबसे पहले पता चल जाए। नहीं करना है ना करो, लेकिन शेयर जरूर करो, ताकि आपकी इच्छा ना हो पढ़ने की तो कोई दूसरा ऐसा हो जिसको जरूरत हो वो पढ़ सके, इसलिए आप शेयर करो। ये कहा ऊपर हमने कहा कि जब हमने क्या कहा, अगर क्या है, ये जो प्रकाश, ये क्या है, जो प्रकाश की किरण है, जो हमारी रे है, अगर ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी प्रिंसिपल लाइन है। तो जब प्रिंसिपल लाइन के क्या है, जारी है ना, जब कोई रे एक ही दिशा में, कोई किरण एक ही दिशा में जाए और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम हो, तो उसे समांतर किरण कहते हैं। तो कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर आती है। कहां से? एफ से होकर आती है। ये पहली कंडीशन है। ये क्या है? पहली कंडीशन। दूसरा कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या कह रहा है भाई, अगर कोई रे एफ से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जो प्रिंसिपल लाइन हमारी है, जो मुख्य अक्ष है, उसके क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। देखो क्या लिखा है, कह रहा द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आर पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा भाई, द प्रिंसिपल एक्स, आफ्टर कब, रिफ्लेक्शन के बाद। इसका इमेज देख लो भाई, इसका इमेज देख पा रहे,
ये इमेज नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो हमने कहा जब कोई किरण, हमने क्या कहा कि अगर मान लो ये है, क्या है, ये है, अगर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है और ये P है और यहाँ पे हमारा F है और यहाँ पे हमारा क्या है C, अगर कोई प्रकाश किरण F से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, बस ये याद कर लेना है, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश F से जाती, कहाँ जाती, अगर F से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही करना है। तीसरा कह रहा है भाई, तीसरी पॉइंट ये कह रहा है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहां से, वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहां से गुजरती है भाई, वक्रता केंद्र से कोई किरण अगर क्या है गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात यहां से गई, टकराई, टकरा के फिर क्या है वापस उसी माध्यम में आ जाती है, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से क्या होगा वापस आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब बनने की तीसरी शर्त है। ये कौन सी है शर्त है, इफ अ रे पासेस थ्रू, इफ अ रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज इट रिटर्न बैक टू द सेम, गई बैक टू, फिर क्या गई, आ गई, क्यों आई भाई, क्यों आई, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वापस वहां से वो आएगी। बात समझ में आई, अगला देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा चौथा पॉइंट। चौथा में क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, एक एक चीज को समझते चलना है, अब बढ़िया से विधिवत तरीके से नोट्स बनाना है। ये मैं भी पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जब रिवीजन होगा भाई, जब रिवीजन होगा तो जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज होंगी फिर उनको हम बाहर खींच के लाएंगे। अभी पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरा चैप्टर। कह रहा है यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ये क्या है, ये दर्पण का हमारा क्या है ध्रुव है, जिसको हम क्या कहेंगे पुल। जब कोई किरण क्या है ध्रुव पर आपतित होती है, आपतित मतलब क्या है आती है, ध्रुव पे क्या हो रही है, जब कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी कोण से, जिस एंगल पे यहाँ पे आई उसी एंगल से क्या हो रही है वापस जा रही है, क्या हो रही है वापस जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा कंडीशन नंबर 4 है। 4 तरह के कंडीशन है। कह रहा इफ अ रे इज इंसाइडेंट ऑन द पोल द आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक एट द सेम एंगल, ठीक है ना, इंसाइडेंट, ठीक है ना। अब ये कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहां से स्टार्ट होगा। हमने इमेज बनने की शर्तें देखी, अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से 2 इमेज बनते हैं और कनकेव मिरर से 6 तरीके से इमेज बनते हैं। इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहूंगा दोस्त, ध्यान देना। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने कहा पहले शर्त देख लेते हैं, सारी शर्तें देखो। ये आपका क्या है भाई मिरर है, ध्यान समझना, ये क्या है मिरर है। मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं, ये बार बार बताने का मतलब यही है कि आपको याद हो जाए, टाइम पास के लिए नहीं बता रहे बार बार एक ही चीज। देखो पहले मैं बता रहा हूं किससे, पहले मैं लिया इस कलर से, पहला इसने कहा ये पहला है, ये हमारा पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है, अगर कोई पैरेलल जा रही है तो कहाँ होगी, एफ से होके आएगी, कहाँ से आएगी एफ से होके। ये मेरा एफ है और ये मेरा क्या भाई सी है और ये मेरा क्या है पी है। पहला रूल ये कह रहा था इमेज बनने का कि अगर कोई प्रकाश किरण क्या है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात एफ से होके गुजरेगी। दूसरा रूल क्या भाई, दूसरा हमारा ये होने वाला है कि अगर कोई किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या है एफ से होके जा रही है, कहां से होके जा रही है एफ से, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है ना। अगर कोई प्रकाश किरण क्या है एफ से होके जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा एक एक करके समझते चलिए। तीसरा कह रहा है अगर कोई किरण क्या है सी से जा रही है, कहां जा रही है सी से, तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से क्या होगी वापस चली आएगी। क्या करेगी भाई वापस चली आएगी। ये आपका तीसरा रूल हमने बताया। कितना बताया, तीसरा रूल। आओ आप चौथे रूल की तरफ चलते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, अगर कोई प्रकाश किरण जिस एंगल से कहां गई पी पे, जिस एंगल से कहां गई पी पे, अगर कोई प्रकाश किरण जिस एंगल से कहां जाती है, जिस एंगल से पी पे जाती है, कहां पे पी पे, उसी एंगल से क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारा कौन सा नियम है,
ये हमारा चौथा है, ठीक है ना। ये आपको 4 तरीका हमने बताया, कितना 4 रूल बताया। और कम से कम इमेज बनने के लिए 2 रे होनी चाहिए, कम से कम क्या 2 किरणें होनी चाहिए, क्या करने के लिए, इमेज बनने के लिए। आप समझ में आ गया। पहला सीधा जाएगी, एफ से होके आएगी, एफ से जाएगी सीधा आएगी, ठीक है ना। और सी से जाएगी, सी से वापस आएगी, पी पे जाएगी क्रॉस, और पी पे क्रॉस आएगी, जिस एंगल से गई है उसी एंगल से क्या होगी, वापस आएगी। बात समझ में आ गई। अब आते हैं उत्तल दर्पण में, देखते हैं प्रतिबिंब का बनना। क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। आओ भाई, देखो इसको हटा देते हैं। हाँ, यहाँ चला गया, ठीक है। ये उत्तल दर्पण का हम देखने वाले थे, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना। इसमें 2 स्थिति होती है, हमने क्या कहा, उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होती है भाई, और अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है। ये पहला है, किसका है, उत्तल दर्पण का। इमेज आपके सामने बना हुआ है। कह रहा है कि वस्तु की स्थिति, क्या चीज, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, क्या हो, अनंत पर हो। ये जो वस्तु रखी गई है, ये जो वस्तु है कहाँ है, अनंत पे। ये कहाँ पे, अनंत पे। ये जो आपका वस्तु है कहाँ पे, अनंत पे। कहाँ पे, अनंत पर स्थित हो। इस प्रतिबिंब की स्थिति को फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। अगर कोई वस्तु क्या है, अनंत पर स्थित हो, तो इसका कहाँ, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे एफ पे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे एफ पर बनेगा। एवं प्रतिबिंब का जो आकार है, जो इमेज की जो साइज होगी, जो प्रतिबिंब का आकार होगा, वो क्या होगा, अत्यधिक, क्या होगा, अत्यधिक छोटा। हमने कहा 2 बनता है, एक बनता है अत्यधिक छोटा, ये क्या होता है, अत्यधिक। अत्यधिक क्या बनेगा, छोटा। और एक क्या बनता है भाई, एक बनता है छोटा। और कैसा बनेगा, कभी भी कोई चीज बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे, तो हमेशा क्या होगा, आभासी और क्या होता है, सीधा। 2 इमेज बनेगा, आभासी और सीधा। पहला बनेगा अत्यधिक छोटा, जब वस्तु क्या होगी, अनंत पर होगी। दूसरा क्या बनेगा, छोटा। अगले में हम देख लेंगे, अगली स्लाइड। बोल क्या रहा भाई, द पोजिशन, क्या भाई, द पोजिशन, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब क्या, अनंत पे, इंफिनिटी। एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज इज, और जब क्या है, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, तो जो उसका इमेज का जो पोजिशन होगा वो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे। क्या रहा है, बिहाइंड द मिरर। और कैसा होगा साइज उसका, स्मॉल साइज। साइज ऑफ द क्या, इमेज इज ऑफ द साइज ऑफ अ वेरी स्मॉल। क्या होगा, वेरी स्मॉल। किससे, जिस पॉइंट का लिया जा रहा है उससे क्या होगा, छोटा होगा। एंड द नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और क्या होगा, सीधा। क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अगला देखते हैं, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। अगला क्या करें, अगला हमारा क्या होगा भाई, ध्यान देना। दूसरा स्थिति ये है कि दूसरा इमेज कहां बनता है, अगर जो ऑब्जेक्ट है, क्या है, वस्तु की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, मतलब ये दर्पण का ध्रुव है और यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, अनंत है। इसके बीच में क्या रखी गई, कोई ऑब्जेक्ट। इसके बीच में कोई क्या रखी गई है, ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब की स्थिति P तथा F के बीच बनेगा और दर्पण के पीछे। तो देखो यहाँ मेरा P है और यहाँ क्या है, F है। ये मेरा F है, ये मेरा P है। इन दोनों के बीच में यहाँ क्या बन रहा है मेरा, यहाँ क्या बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है। और कैसा बनेगा, ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, आकार में कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा का मतलब क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और क्या बन रहा है, साइज इसकी क्या होगी, स्मॉल साइज। साइज ऑफ द क्या है, स्मॉल साइज। इसकी क्या होगी, इस इमेज की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। और नेचर इसका क्या होगा, वर्चुअल और क्या होगा, इरेक्ट। ठीक है ना। और ये कहाँ रखी गई है, ये आपकी ऑब्जेक्ट रखेगी यहाँ पे, जो अनंत है। अनंत मतलब इंफिनिटी, कहाँ है, इंफिनिटी एंड द कहाँ पे, पोल के बीच में। कहाँ रखी गया है, पोल के बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, इंफिनिटी मतलब अनंत पे, पोल मतलब दर्पण का ध्रुव। और इमेज कहाँ बना, पोल और क्या, जो कर्वेचर ऑफ सेंटर है उसके बीच में। कहाँ बनेगा, कर्वेचर ऑफ सेंटर के बीच में। आगे बढ़े, अब आता है हमारा अवतल। ये अवतल लेके चलते हैं। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम देख रहे हैं भाई, क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर।
मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण का हमने देख लिया, समतल दर्पण का देख लिया, अब किसका देखने जा रहे हैं हम, अवतल दर्पण द्वारा कैसा बनता है। ये क्या पहली स्थिति है, हम बार बार कह रहे हैं इसका 6 बनेगा और उत्तल दर्पण का 2 बनेगा, और यही चीज जाके बाबू लेंस में क्या होगा, बदल जाएगा। जो यहाँ पे 6 आपका दर्पण दिख रहा है वही लेंस में जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो यहाँ 2 दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कह रहे जब वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, ये गलत लिखा है अनंत, लेकिन आप समझना क्या, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पे बनेगी। कहां बनेगी, फोकस एफ पे। पूरा पांचों का पांचों 6 पार्ट है, 6 का 6 आप देखना, एक बार में आपको याद करा दूंगा, एक बार में बस ठीक देखना। यह पर एवं प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बने, क्या होगा, बहुत ही छोटा बनेगा, और तथा प्रतिबिंब की प्रकृति मैं बार बार बता चुका हूं कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या बनता है, रियल एंड क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक और उल्टा। When the position of the object is at the end, then the position of the image is at the focus F, and the size of the क्या image is very small, क्या very small point। अब कह रहा है साइज इन द नेचर कैसा होगा भैया हमारा, रियल एंड द इन्वर्टेड, बहुत ही क्या, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बनेगा, और क्या, रियल एंड क्या, इनवर्सिबल बनेगा, जो इसकी प्रकृति क्या होगी, रियल होगी, और क्या होगी, देख लो यहाँ पे इसी तरह अपना, ठीक है। हम कह रहे हैं जब वस्तु कहां पे रखी गई, अनंत पे, ये क्या है, अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है, तो देखो यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहां से भी जा रही है, और यहां से क्या रिफ्लेक्ट, हम कहें कम से कम 2 किरणें क्या होनी चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी इमेज क्या होगा भैया, वहीं पे बनेगा। इमेज कहां बनेगा, जहां पे दोनों किरणें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इमेज हमारा वहीं पे बनेगा। वस्तु अनंत पे होगी, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही छोटा बनता है, क्या होता है, बहुत ही छोटा, स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल, क्या कह देंगे, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा बनेगा। और दूसरा कह रहा है जब वस्तु की स्थिति सी से दूर, मतलब इस सी से दूर यहाँ पे कहीं पे होगा, क्या होगा, सी से दूर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, एवं प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा, या अत्यधिक छोटा था, अब क्या होगा, बस छोटा होगा, अत्यधिक छोटा, फिर क्या, छोटा। और इसकी प्रकृति हमेशा हम बार बार कह चुके हैं भाई, 5 स्थिति इसका क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक मतलब रियल, उल्टा मतलब क्या, इन्वर्टेड, ठीक है ना, क्या बनेगा, इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम सी, द पोजीशन ऑफ द क्या भाई, इमेज इज फॉर्मेड बाय बिटवीन एफ एंड सी, इसका कहां बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी के मिड में बनेगा ये, और साइज कैसा होगा, स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं, क्या होगा, स्मॉल होगा। अगला देखते हैं, इसका इमेज आपके सामने ये रहा, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं आपको साफ दिखाई दे रहा होगा यहां से, ये देखिए जब यहां तक इसको लेके आएंगे ये अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है ना, इन्फिनाइट, ये क्या होगा, इन्फिनाइट। अब अनंत और सी के बीच में, ठीक है ना, अनंत और क्या, सी के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी, तो सी और एफ के बीच में क्या होगा, दर्पण का प्रतिबिंब बने, मतलब दर्पण पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। कहां पे भाई, अगर सी से परे, सी से दूर और अनंत से पहले हो, तब कहां बनेगा, सी और एफ के क्या बनेगा, बीच बनेगा। आइए तीसरा कह रहा है जब वस्तु की स्थिति सी पर हो, कहां हो, जब सी पे हो, कोई ऑब्जेक्ट जब क्या है, सी पे रखी जाएगी, तो उसका इमेज जो कैसा बनेगा भाई, उसका इमेज भी सी पे ही बनेगा। अत्यधिक छोटा था, अब छोटा हुआ, अब छोटा से क्या होगा भाई, छोटा से क्या होगा, जब तीसरी स्थिति में देखेंगे तो ये समान आकार का बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा वास्तविक एवं उल्टा ही होगी। कह रहा है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सी एंड द पोजीशन ऑफ द क्या, इमेज इज सी, सी पे पोजीशन मतलब सी पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, तो उसका इमेज भी क्या है, सी पे ही बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल इन द इन्वर्टेड, रियल इन द इन्वर्टेड।
और कैसा होगा इसका भाई साइज, साइज हमेशा क्या होगा, जो सी पे वस्तु है वस्तु की जो साइज होगी वही इमेज की हमारी साइज होने वाली है। देख लो ये वस्तु सी पे रखी गई है, यहां से प्रकाश गया यहां पे आया और यहां से ये गया कहां पे आया, यहां पे आया। ये दोनों प्रकाश किरणें क्या है, यहाँ पे कट कर रही है। कहाँ कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, इसलिए इमेज कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। चौथा कंडीशन, सारे कंडीशन को मैं एक बार डिस्कस करूंगा लास्ट में और एक ही बार में सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना, रटना नहीं है, चीजों को समझना है और याद करना है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, समझ लेंगे थोड़ी में बैठ जाएगा और हमेशा के लिए बना रहेगा। कह रहे हैं कि जब वस्तु की स्थिति सी तथा एफ के बीच हो, कहा हो, जब ये सी हमारा है और ये क्या एफ है, जब यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाए, क्या रखी जाए, जब यहाँ पे कोई वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से दूर, कहां पे भैया, सी से दूर, प्रतिबिंब के आकार सी से दूर एवं प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा और इसकी प्रकृति भी क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा। पांचवा कंडीशन, पांचवा आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है कि देखो जब वस्तु when the position of the object is at f, अगर कह रहा है कि अगर क्या है वस्तु कहां रखी गई हो, एफ पे रखी, कहां पे, एफ पे रखी गई है, तब कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ द इमेज, जो इमेज की जो पोजीशन होगी वो कहां पे होगी भाई, इंफिनिटिव मतलब अनंत पे होगी। एंड द साइज ऑफ द इमेज, और जो साइज होगी किसकी, इमेज की, वो क्या होगी भाई, वो क्या होगी, लार्ज होगी। एंड द नेचर, और नेचर जैसा कल था वैसा आज है और आगे भी रहेगा, बस छठवें कंडीशन में क्या होगा, बदल जाएगा। तो नेचर यहाँ पे भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये क्या भाई, वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, ठीक है ना, अत्यधिक बड़ा होगा। अब बात आते हैं लास्ट स्टेज, इसके बाद में छह का छह कंडीशन एक बार में याद कराऊंगा, एक बार में बस ग्राफ देखना है और 6 का 6 कंडीशन आपको याद हो जाएगा। जब वस्तु की स्थिति P और F के बीच हो, मान लो ये P हमारा यहाँ पे और ये क्या है, F है, इसके बीच में लड़का खड़ा है, कौन खड़ा है, इसके बीच में लड़का खड़ा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। और कैसा आकार क्या होगा, आवर्धित बड़ा, तथा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर सामने बनेगा तो वास्तविक और उल्टा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी और सीधा। तो देख रहे थे आप उत्तल दर्पण में दोनों कहां बन रहा था, दर्पण के पीछे, इसलिए क्या था, आभासी और सीधा। और 5 इसमें ये बन रहा है तो अवतल दर्पण 5 इधर बनता है और छठवां कहां बनता है, पीछे। आइए समझते हैं, 6 को समझेंगे। When the position of the object is between P and क्या F, the position of the image is behind the mirror, मतलब हाँ मिरर के पीछे, behind the mirror, and the size of the image, जो इमेज की साइज होगी, is magnified large, and the nature of the क्या, virtual and the erect, क्या होगा, virtual and erect। अब मैं बताने जा रहा हूं सारा चीज एक साथ, सारा एक बार में सीखने वाले हैं। ये मेरे पास भाई क्या है, मेरे पास ये अवतल दर्पण है, ध्यान समझना, ये मेरे पास क्या है, अवतल दर्पण, मैं पिंक ले लेता हूँ, ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण, ध्यान समझना। और ये हम क्या है, बीचों बीच ये कर दिए। अब यहाँ से कहानी बदल रहे हैं हम बार बार, यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ P, ध्यान समझना, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा F, और यहाँ मैं ले लेता हूँ क्या, C। अब ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक इमेज को हम रखेंगे। पहले हम रखते हैं इसी कलर का, मैं कह रहा हूं यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या है, कोई, यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई लड़का है, मतलब ये अनंत पे कोई लड़का है, ये पहला आदमी क्या है, ये पहला आदमी है, ध्यान समझना, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। अगर कोई अनंत पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, आपको साफ साफ बताया गया इसका इमेज कहाँ बनेगा। कहाँ गया भाई, देखो पहली कंडीशन क्या थी, अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, एफ पर बनने वाला है।
तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अगर कोई यहाँ पे तो उसका इमेज यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट। अगर मैं यहाँ रखा तो यहाँ बना, अगर मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा तो बीच में आएगा, अगर आगे ले गया तो फिर यहाँ बना, इसके आगे ले जाऊंगा तो यहाँ बनेगा। एक एक कंडीशन को हम देखते चल रहे हैं। अब मान लो दूसरा पर्सन है, दूसरा कहाँ है, यहाँ पे। अगर मैं वस्तु कहाँ रखूँ, यहाँ, इसको बोलते हैं अनंत, इसको बोलते हैं सी से परे, इसको क्या बोलते हैं, अनंत। एक बार में समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे, सी से परे, सी से परे, सी से परे, और ये क्या हो जाएगा, सी पे। अगर कोई वस्तु यहाँ रखी गई है तो उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, ये कौन पर्सन हो गया, दूसरा हो गया। आओ हम तीसरा के लिए भी चलते हैं, इसको तीसरे को। तीसरा कहाँ बनेगा भाई, इसको समझते हैं। अगर वस्तु कोई हम कहाँ रख दिए, यहाँ पे, कहाँ रखें, यहाँ पे। कोई आदमी अगर यहाँ खड़ा है, कहाँ पे, सी पे, तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, 3। ये हमारा तीसरा हो गया। और हम चौथा लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं। अगर क्या बन रहा है, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है भाई, यहाँ पे। कोई पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे इसकी, ठीक है ना, बस मैं ऐसे कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है, कोई है अगर यहाँ पे, तो ये देखो फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकेंड, और ये हो गया मेरा थर्ड, और क्या है, फोर्थ पोजीशन। अगर यहाँ पे है तो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। कहाँ बनेगा भाई, यहाँ पे बनने वाला है फोर्थ पोजीशन। अगर ये एफ पे चला गया, अब क्या है, ये एफ पे जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, अगर ऑब्जेक्ट रखी गई है एफ पे, ध्यान समझते चलना भाई। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई, कहाँ पे, एफ पे, ये मेरा पांचवा कंडीशन है। तो जो इमेज बनेगा अगर यहाँ पे, तो जो इमेज बनेगा पांचवा में, वो कहाँ बनेगा, अनंत बनेगा। और छठवां, देखो ये 5 है, अब यहाँ पे रहेगा, छठवां पीछे बनेगा। पांचवा देखना चाहो तो देख सकते हो, 4 5। पांचवा कह रहा है कहाँ बनेगा भाई, अत्यधिक बड़ा बने, कहाँ पे, अनंत, अनंत से परे, अनंत से परे, मतलब ये बन जाएगा यहाँ से, ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे। ये कौन कंडीशन होने वाली, 5वीं। अब आते हैं आखिरी। आखिरी हमारा छठवां क्या होने वाला भाई, छठवां हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। आखिरी छठवां हम देखने वाले हैं। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस तरफ आते हैं, यहाँ लेते हैं, पीला वाला नहीं, ठीक है, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, आ जाओ। अगर कोई वस्तु कहाँ रखी गई, यहाँ पे। अब कहाँ पे रखा गया है, ये यहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर कोई वस्तु है, ये मेरा छठवां कंडीशन है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, यहाँ पे कहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ। बात समझ में आई। तो मैं 2 मार्कर ले लेता हूं, अब बस दोनों मार्कर को ध्यान से देखे चलिएगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ पे, दूसरा यहाँ आ गया तो दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया तो तीसरा यहाँ आ गया, चौथा तो चौथा, पांचवा तो इधर आ जाओ, पांचवा, छठवां यहाँ आ गया तो कहाँ चला गया, पीछे। और जो दर्पण के पीछे बनता है हमेशा क्या होता है, आभासी। क्या होता है भाई, आभासी होता है। जो दर्पण के पीछे बनाया क्या होगा, आभासी। ये हमेशा क्या होता है, आभासी। ये क्या होगा, आभासी होगा। और क्या होगा, हमेशा आभासी, वह क्या होगा भाई, आपका सीधा होगा। ये कहाँ, पीछे। आप कभी भी सामने बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक। क्या बनता है, वास्तविक। और क्या बनेगा, उल्टा। ये आपका वर्चुअल है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका रियल है। ये आपका क्या है, रियल। और ये आपका क्या है, वर्चुअल। आपको समझ में एक बार में आ गया होगा। पहला यहाँ तो देखो, 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद 5 और छठवां कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ये आपका रहा पूरा 6 का 6 कंडीशन एक बार में। अब छोटा बड़ा लिखते हैं भाई, छोटा कहाँ बना, बड़ा कहाँ। जब यहाँ बना तो क्या होगा भाई, ये हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। ये क्या हो गया, छोटा। अब कैसा छोटा, अत्यधिक। पहला वाला अत्यधिक छोटा, दूसरा वाला क्या होगा, बस दूसरा वाला क्या होगा, छोटा। ये क्या होगा,
समान। ये क्या हो जाएगा, जब सी पे बनेगा तो सी पे क्या होगा, सी पे कहेंगे सर ये समान है। और ये क्या है, बड़ा। और ये क्या है, अत्यधिक बड़ा। क्या है, अत्यधिक बड़ा। ठीक है ना, बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और ये हो जाएगा विवर्धित बड़ा। क्या, विवर्धित बड़ा मतलब बहुते बड़ा। छोटा, पहले क्या, अत्यधिक छोटा, छोटा, समान, बड़ा, अत्यधिक बड़ा और विवर्धित बड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको एक बार में 6 कंडीशन क्या समझ में आ जाएगी। ये अवतल दर्पण का। अब आ जाओ दर्पण का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना, दर्पण का फॉर्मूला। दर्पण के फार्मूले में हमको क्या करना भाई, बस फॉर्मूला देख लो। ये आपका बस फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ करना है नहीं। 1/f 1/v प्लस 1/u। ये कह रहा है गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर में दर्पण के ध्रुव से बिंदु की दूरी u और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f कहलाती है। ये आपका फोकस है। ठीक है ना, अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखो क्या, फोकस दूरी। क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। कहां से, सब नापी जाएगी दर्पण से। ठीक है ना, दर्पण से फोकस दूरी। दर्पण से फोकस दूरी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, ये नापी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा जो इमेज है, यहाँ से अगर यहाँ से नापेंगे, कहाँ से, यहाँ से नापेंगे, इधर नापेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, दर्पण से क्या, वस्तु कितनी दूर पे रखी गई है, प्रतिबिंब कितनी दूर पे बना है, और फोकस दूरी कितनी है, यही नापा जाता है। कहाँ से, दर्पण से इधर नापते हैं। अब आ जाओ, अब कह रहा है कि उपयुक्त संबंध सभी गोली दर्पण अवतल एवं उत्तल दर्पण के लिए तथा प्रतिबिंब। मतलब ये चाहे आपका कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर के लिए ये क्या है, ये फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए। किसके लिए, दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला है, कनकेव और कन्वेक्स। एक चीज मैं बता दूं कि दूरियां कैसे नापते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। आवर्धन, रेखीय आवर्धन जान लेते हैं, फिर इसके बाद तुरंत हम दूरियां नापना सीख जाएंगे। ठीक है ना, रेखीय आवर्धन थोड़ा सीख लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद बताते हैं कि दूरियां कैसे नापते हैं, किधर से, दाएं से बाएं से। देखो रेखीय आवर्धन क्या कहता है, रेखीय आवर्धन ये कहता है, इसका नाम रेखीय आवर्धन है, मैग्निफिकेशन। आप जो नई बुक आई उसमें केवल आवर्धन लिख के दिया, इसलिए मैं भी क्या लिखा हूँ, केवल आवर्धन दिया हूँ। लेकिन होता क्या, ये रेखीय आवर्धन होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, रेखीय आवर्धन होता है। पूरा नोट्स भाई लाइन बाय लाइन बना के रखना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक बार पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, फिर इसके बाद रिवीजन कराएंगे, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे, पूरा का पूरा आने वाला आपका साइंस में, चाहे मैथ हो या इंग्लिश हो, सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन कब, जब देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी भैया, तब, उसके पहले नहीं। ठीक है ना, आ जाओ। किसी गोली दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखो रेखीय आवर्धन को हमसे दिखाते हैं, कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ इमेज, और क्या कह रहा है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। कहीं कहीं पे क्या लिख के आएगा आपको, एच आई लिख के आएगा, और कहीं कहीं क्या आएगा, एच ओ। किसके बराबर, एम बराबर। ये कहता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। यम का मान, इसको नोट कर लेना भाई, यम का मान अगर कह रहा है, अगर यम का मान क्या हो, धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा और आभासी। यदि यम का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो वास्तविक एवं उल्टा। तो जब वास्तविक एवं उल्टा की बात करेगा, तो वास्तविक और उल्टा सामने बनता है, कहाँ, इस तरफ, तो हम कहेंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और पीछे बन रहा है प्लस में, तो क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण का जो एक लास्ट है, वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, तो उसका मान क्या होगा, रेखीय आवर्धन का प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो जो अवतल दर्पण का जो छठवां कंडीशन है, उसमें क्या होगा, प्लस आएगा। किसकी वैल्यू, यम की वैल्यू, और बाकी 5 में क्या आएगा, माइनस आएगा। और उत्तल दर्पण में 2 है और दोनों प्लस में आएंगे।
और दूरियां कैसे नापते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब दूरियां नापना सीखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है ना। एक एक करके समझते हैं बढ़िया से। देखो ये हमारा पूरा टोटल ग्राफ हो गया। देखो भाई करना क्या है, जब हम दर्पण से जब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर, जब ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या होता है, हमारा प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु की जो हाइट है उसे नापी जाती है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, ओ हमेशा क्या होगा भाई, ओ हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। बात समझ में आई। और यहाँ से हम दूरियां किसकी नापते, नीचे, माइनस में, तो प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है। तो याद रखना भी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। भी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। याद करना नहीं है भाई, समझना है। तो यू हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, भी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। चाहे वो कौन दर्पण है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अगर हम यहाँ से इधर आते, दूरियां तो ऋणात्मक होती, कहाँ से, यहाँ से। तो ये जो भी है, ओ का मतलब यहाँ जो इमेज है, किसकी बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये नीचे इमेज हमारा हो गया, और यहाँ से इस तरफ दूर जाएंगे। देखो जब इधर जाएंगे तो वो ऋणात्मक, इधर जाएंगे तब वो ऋणात्मक। मतलब जब प्रतिबिंब की दूरी कहें या क्या कहें, वस्तु की दूरी, तो यहाँ से वस्तु हमेशा इधर ही रखी जाएगी। वस्तु कहाँ रखी जाएगी, इधर। तो वस्तु क्या है हमारा, वस्तु हमारा क्या होगा, हमेशा भी होगा। वस्तु हमेशा क्या होगा, भी होगा। लेकिन अवतल दर्पण के 5 कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस, और लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रहे, ये जो भी है, भी में 5 कंडीशन हो जाएंगे, 5 और 1 6। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो इस 5 के लिए तो भी प्लस रहेगा, लेकिन एक एक जो अवतल दर्पण है, जो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बाकी देखिए इधर क्या होता है, धनात्मक। तो अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा भाई, वो प्लस हो जाएगा, और बाकी के लिए क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई। इसे कहते हैं दर्पण के पीछे ये हमेशा प्लस होता है, दर्पण के सामने हमेशा माइनस। ये चीज समझना है कि भी की वैल्यू अवतल में माइनस होती है, लेकिन जो छठा वाला होता है ना, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। आगे मैं यहाँ पे साफ साफ आपको लिख के लाया हूं, उसको आप लोग एक बार में लर्न कर लो। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा गया एक ही जगह सारा कुछ। क्या हमने कहा, फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी उत्तर दर्पण क्या होती है, प्लस होती है। और देखिए अवतल दर्पण में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि दर्पण की इस तरफ बन रहा है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, धनात्मक होगी उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि पीछे ही बनेगा, और इसके लिए क्या होगी, ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी क्या होगा भाई, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो उत्तल दर्पण के लिए भी ऋणात्मक होती है, और अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि हमेशा जो वस्तु रखी जाएगी, दर्पण क्या रखी जाएगी, सामने रखी जाएगी, ना कि दर्पण के पीछे। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, जो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी होती है, वो क्या है, लागू नहीं है। किसमें, उत्तल दर्पण में। और इसमें क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसमें, अवतल दर्पण में हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या चीज भाई, आपको क्या होगा, क्या नेगेटिव होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन आभासी वाला क्या होता है, आभासी वाला हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है। आभासी मतलब दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे उत्तल में बनता है, और अवतल में केवल एक बनता है दर्पण के पीछे, वो भी क्या था, छठवां, जब क्या होगा, P और F के बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी तब। ये कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, जो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई है, ये लागू नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो अवतल दर्पण की जो क्या है, वो हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन जो छठवां कंडीशन है, वो दर्पण के पीछे बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब आभासी प्रतिबिंब, आभासी हमेशा धनात्मक होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो सारा चिन्ह अगर आपको याद रहेगा, तब जाके आप क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मैंने यही बताया। अभी मैंने पीछे क्या बताया भाई, मैंने पीछे भी क्या बताया, मैंने पीछे ही बताया ना। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, वस्तु की जो लंबाई हमेशा क्या होगी, प्लस होगी। प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो क्या होगी, माइनस भी हो सकती है, और क्या, प्लस भी हो सकती है। लेकिन जब दर्पण के सामने बनेगा तो माइनस होगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्या, चिन्ह परिपाटी याद हो जाएगा। अगर चिन्ह परिपाटी आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप इसको आराम से देख के समझ सकते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब ये इसलिए कह रहा है, कभी कभी क्या होता है कि अभिलंब की तरफ प्रकाश क्या होता है, झुक जाता है, और कभी कभी क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। कभी कभी अभिलंब की तरफ झुक जाता है, कभी कभी अभिलंब से दूर हटता है। यदि प्रकाशीय किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, कहाँ पे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं, तब यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। When light enter from one medium to another, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो कह रहा है द चेंज इन, क्या चेंजेस हो रहा है भाई, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, उस जो लाइट जो डायरेक्शन हो क्या होती है, चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसके वजह से, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से। इफ लाइट रे इंटर फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम टू देन दे बेंड, मतलब क्या होता है, वो क्या झुक जाता है, किसके तरफ, टॉवर्ड द नॉर्मल लाइन। जो नॉर्मल लाइन है तो क्या होता है, नॉर्मल लाइन तरफ क्या होता है, वो लाइट क्या होती है, झुक जाती है। और एक बार क्या होगी भाई, एक बार क्या होता है, उससे दूर हट जाती है, क्या हट जाती है उससे, दे मूव, क्या नॉर्मल लाइन क्या होती है, दूर हट जाती है वहां से, ठीक है। दो चीजें। अच्छा रीजन क्या है इसका, रीजन देखते हैं, रीजन क्या है, रीजन होने का क्या है इन दोनों का, दूर क्यों हटती है। कह रहे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो माध्यम के गुण के कारण, क्या कह रहा है, माध्यम के गुण के कारण। इसका मतलब है कि वो कहां से होके जा रहा है, जल में, कि जल से होके कहीं और जा रहा है, कि हवा से मतलब वायु से होके कांच में जा रहा है। मतलब एक माध्यम कुछ और है तो दूसरा माध्यम क्या भाई, कुछ और है। तो वो जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसके अंदर जो क्षमता पाई जाती है, उसके वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। मतलब उसके वजह से ये चेंजेस होते हैं। मान लो पानी है तो पानी में कुछ ना कुछ पाया जाएगा, कुछ ना कुछ पाया जाएगा, तो पानी की वजह से क्या होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। होने वाले परिवर्तन ही क्या है, उनकी गति की दिशा में क्या करता है, परिवर्तन अर्थात अपवर्तन का कारण बनता है। अपवर्तन का रीजन ये बनता है, जो मीडियम है, मीडियम की जो प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज की वजह से जो लाइट है वहां पे अलग अलग तरीके से क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो उसी के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। When ray of light enter from one medium to another, the change in their speed depending, मतलब जो स्पीड क्या हो, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ किसके, मीडियम के प्रॉपर्टीज, इज द रीजन फॉर द चेंज। और इसी रीजन की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। और इस डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, मतलब इसके चलने की गति क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक होता है प्रकाश की जो किरण होती है वो क्या करता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, अभिलंब, क्या होंगे, अभिलंब, तीनों एक ही तल में, एक समतल में होते हैं। और यही डिफिनेशन सेम किसके लिए था, प्रकाश के परावर्तन का नियम। जहां जहां भैया आपतित किरण वही है, अपवर्तित की जगह क्या था, परावर्तित। बस यही बदला, आपका एक वर्ड बदला है, क्या, परावर्तित जगह क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। बाकी सारा कुछ सेम है कि आपतन बिंदु, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो द इंसाइडेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द क्या फोकस एट द पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस, ऑल देयर लाइन इज द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे होते हैं। तो रिफ्लेक्टेड मतलब आप जगह रिफ्लेक्शन था, यहीं पे क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। जहां परावर्तन था वही क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। दोनों चीजें सेम है। आपके सामने ये रहा ग्राफ, देखो। जब क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। ये हमारा क्या है, अभिलंब है, ये हमारी नॉर्मल लाइन है, क्या है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है ना। और ये जब सघन माध्यम जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा,
अपवर्तित होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए नियत होता है। यह स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। मान लो कलर बदल रहा है तो किसका नियम कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। और क्या कहता है? इस स्थिरांक या नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका जो न्यूमेरिकल उसका मैं अलग से किसी एक क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्या है मैं अलग क्लास से करा दूंगा। आपका एक छूटा हुआ है क्या? एफ तथा क्या, ये चीजें यहाँ छूटी है, थोड़ा सा मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ। जहां पे आप लोग लिखे यहाँ पे जो लेंस के बारे में सुने हैं, यहीं पे एक चीज और कर लीजिए। एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? r/2, ठीक है ना। ये आप इस फार्मूले को याद रखिए। फोकस दूरी बराबर क्या होगा? त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। एफ बराबर r/2 और बाकी एक तो आप याद रखें 1f बराबर 1v प्लस 1u। ये तो आपका क्या हो गया? दर्पण का सूत्र हो गया। ये हो गया क्या? फोकस दूरी तथा क्या वक्रता त्रिज्या में संबंध। और एक हमारा हो गया यम बराबर क्या हो जाएगा? यम बराबर I बटे क्या ओ बराबर v/u। क्या हो जाएगा? v/u। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये फॉर्मूला हो गया किसका? रेखी आवर्धन का। ये हो गया दर्पण का सूत्र। और ये हो गया क्या? वक्रता त्रिज्या तथा नहीं, हाँ, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस में संबंध। आइए आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चीजों क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पहुंचे? प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम यहाँ पे थे भाई, ये बातें आपको समझ में आ गई। अपवर्तन देखो, ये हमारा रहा sin I बटे sin R बराबर म्यू। अब यहाँ से चीजें हमारी स्टार्ट हो रही है भाई। ये देखते अब प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, ये आपके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। क्या है? सूर्यास्त के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद अगर कोई सूर्य मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले अगर सूर्य आपको दिखाई दे रहा है तो किसका रीजन है भाई? ये कहें किसका? रिफ्लेक्शन का रीजन। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। पानी ले लो, पानी में अगर कोई छड़ डालोगे, ग्लास ले लो, ग्लास में अगर कोई छड़ डालते हो तो टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी? टेढ़ी दिखाई देती है। इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? ये भी किसकी वजह होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। और जल के भरे बर्तन की पेदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठ दिखाई देती है। मतलब एक ग्लास ले लो, ग्लास में क्या करो? एक सिक्का डाल दो। क्या करो? सिक्का डाल दो तो सिक्के को देखोगे क्या है कि वो क्या उभरा हुआ दिखाई देता है। देखो, आप मछली मारते हो, मछली जब पानी में रहती है तो बहुत बड़ी दिखती है। मछली पानी में होती है तो बड़ी दिखती है। किसकी वजह से बड़ी दिखती है भाई? अपवर्तन की वजह से। आज जैसे मछली को बाहर पानी निकालो, छोटी हो जाती है। इसकी वजह से अपवर्तन की। सब बात छोड़ दो, कहीं बाल्टी में पानी रखा गया है, आपने क्या किया? हाथ फोल्ड किया तुरंत। अब तुरंत क्या करते हैं? बाल्टी में हाथ डाल देते हैं, लोटा लगता है ऊपर है तो हम सोचते हैं हाथ से हमारा लोटा मिल जाएगा। लेकिन जब लोटा निकालने जाते हैं, गिलास निकालने जाते हैं तो हाथ क्या है? पूरा अंदर तक डालना पड़ता है। हमारा शर्ट भी क्या होता है? गीला होता है। मान लो घड़ी पहने, हमसे थोड़ा सा हाथ डालेंगे, लोटा निकाल लेंगे। लेकिन जब डालने जाते हैं तो घड़ी सरकाना पड़ता है। सरकाते समय क्या होता है? और नीचे तक डालना पड़ता है। वहां पे वो किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से। और जो आकाश में जो तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं वो भी किसकी वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, ठीक है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, द बॉटम ऑफ वेसल filled with the water appears। मिला जुला के भैया ये तीनों कहानी याद कर लेना। यहाँ से अगर आपको इस समय एग्जाम में नहीं पूछ रहा है तो कंपटीशन में कहीं अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, किसी भी कंपटीशन में अपवर्तन से क्वेश्चन बनेगा तो ये 1 2 3 4 लाइन में से कोई ना कोई एक लाइन आपसे पूछ लेगा। कोई ना कोई एक लाइन क्या करेगा? आपसे पूछ लेगा। ये तो हम बता चुके थे। और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्लास अलग होगी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की क्लास अलग होगी। इसके बाद क्या करते हैं? उसी क्लास लेते हैं न्यूमेरिकल का। आपका केमिस्ट्री का भी बचा है न्यूमेरिकल और इसका भी न्यूमेरिकल बचा है। दोनों को मिक्स दोनों का अलग अलग क्या करते हैं? सवाल करा देते हैं। केमिस्ट्री का अलग से कर देंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, और इसका अलग हो जाएगा कि दर्पण पे कैसे कैसे फॉर्मूला लगता है। तीनों का 1-2 क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे केवल एक ही क्वेश्चन में। ध्यान भाई, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम होता है, मान लो हवा से लाइट किसी और मीडियम में जाती है, जैसे कि मान लो द्रव में,
तब उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब निर्वात से किसी और माध्यम में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वैक्यूम इनटू सम मीडियम सच एज लिक्विड, मान लो पानी से जा रहा है तो देन इट्स अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिला जुला के भैया मान लो निर्वात में प्रकाश से क्या लाइट आ रही है और जल में जा रही है, एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाना है तो जाना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। यहाँ पे निर्वात से किसी अदर माध्यम में जा रहा है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। आप एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे मान लो एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है कि नहीं भाई, यहाँ पे क्रांतिक कोण आ गया, नहीं गया, चलो मान लो ये मीडियम है, ये आपको एग्जाम में इसको याद कर लेना आप लोग कि एयर में कितना होता है अपवर्तनांक और जल में कितना होगा 1.33, एल्कोहल में कितना होगा 1.36, केरोसिन में कितना होगा 1.44। ये आपको क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आपको याद करके रखना है। क्या करना है, इसको याद करके रखना है। अपवर्तनांक ये तरल है, ये क्या भाई, ये सारे लिक्विड वाले हैं, किसके, लिक्विड वाले। यहाँ पे सारे क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है। तो इसमें अपवर्तनांक कितना होता है ये देखना है और इसमें अपवर्तनांक कितना है ये दोनों क्या करना है, आपको याद कर लेना है। वैसे एग्जाम में यहाँ ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। क्रांतिक कोण, ये तो सिलेबस से आपके कट गया है, कुछ चीजें मैंने उसको डबी डाल दिया है जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्या करें लाइट का ही भाग था तो हम सोचे पढ़ाई देते हैं, ठीक है ना। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण वह मान जिसके लिए उसके अपवर्तन कोण का क्या हो 90 अंश होता हो तो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। मान लो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। पानी है और फ्लेटिंग कांच है, हीरा है और क्या क्राउन कांच है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, कुछ पदार्थ का क्रांतिक कोण क्या होता है। बहुत रियल कैसे पूछा जाएगा, नहीं पूछा नहीं जाएगा आपका, ये भी आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी क्या करो, याद कर लो, जानते रहोगे। अगर लाइट से रिलेटेड कहीं बने कोई क्वेश्चन कंपटीशन में तो हो जाएगा। तो मरुभूमि में मृग मारीचिका ये कह रहा है कि यह एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसके कारण व्यक्ति कहीं दूर स्थित वस्तु का उल्टा या बड़े आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और गर्मी के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु हमेशा क्या होती है, गर्म होती है। पृथ्वी जो निकट होती है क्या है, कभी रेगिस्तान में जाओगे तो रेगिस्तान में हम दूर तक देखते हैं तो हमको लगता है, अगर मान लो रेगिस्तान में तुम टहल रहे हो, मतलब टहल क्या रहे हो, फंस गए किसी कारण बस या जा रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा गर्मी में कि कहीं ना कहीं दूर पे क्या कोई ना कोई पेड़ है, कहीं ना कहीं क्या दूर पे में क्या दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है। और जब हम वहां करीब पहुंचते तो वहां कोई पौधा नहीं होता, ना कोई पेड़ होता है, ना वहां क्या होता है, पानी होता है। वो किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। तो गर्मी के दिनों में पृथ्वी के निकट की वायु क्या होती है, अपने ऊपर की वायु की तुलना में क्या होती है, अधिक गर्म होती है। ऊपर गर्मी होगी और जो उसके ऊपर ठंडा है, ठंडा के नीचे क्या है, गर्म। मतलब जो रेत के आसपास गर्मी है उसके ऊपर क्या है, ठंडा है। तो जो ठंडा एक माध्यम हो गया और दूसरा क्या हो गया, गर्म। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्या कर रहा है, प्रकाश एंटर कर रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसके फलस्वरूप वायु की ऊपरी परत का घनत्व निचली परत की अपेक्षा अधिक हो जाता है। जब प्रकाश किरणें एक परत से दूसरे परत में क्या करती है, जाती है, तो क्या होती है भाई, अपवर्तित हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है और ये किरणें पूर्णतः परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। परंतु ऊपरी परत में अधिक घनत्व होने के कारण ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं जो कि पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वहां पे क्या है, कोई ना कोई पौधा है। बस समझ में आई। तो ये बस याद रखना कि ये किसकी वजह से होता है भैया, प्रकाश के परावर्तन की वजह, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। साफ साफ लिखा है, देखो क्या है, इसी कारण मरुस्थल में स्थित पेड़ अथवा अन्य वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, उल्टा। कहीं पेड़ सीधा है तो क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा भाई, अपवर्तन के वजह से। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काफी लंबी वीडियो हो गया है।
जब प्रकाश किरणें एक माध्यम में गति करता है जिसके धूल तथा अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकाश क्या है, जब क्या है, मान लो सूर्य देखो सुबह लाल क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन की वजह से। जब प्रकाश वहां से सूर्य का चलता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं। सूर्य भाई सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय वो लाल हमें दिखाई देता है अपवर्तन की वजह से। क्यों? क्योंकि जब वहां से प्रकाश किरणें नीचे चलेंगी, आओ मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से आपको। ये सन आपका है, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सन है, और जब आपका घर कहाँ पे, यहाँ पे, ये सन यहाँ से कहाँ आ गया, ये सन आ गया यहाँ से यहाँ तक आ गया। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कण आपको मिलेंगे, घर मिलेगा, मकान मिलेगा, और क्या पेड़ पौधे मिलेंगे। तो क्या होगा, जब सन की लाइट बार बार टकराएगी तो क्या होगा, अपना रंग खोता जाएगा। क्या करेगा, अपना रंग खोता जाएगा और लास्ट तक जो रेड कलर का दिखाई देता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धूल मिट्टी कर क्या होते हैं, कम, यहाँ का डिस्टेंस कम है, इतने दूरी क्या होगा, प्रकाश क्या होगा, फैलेगा। तो जब कोई चीज जितनी बार टकराती है उतनी बार कम होती जाती है, टकराती उतनी बार क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, और भी रंग गायब हो जाते हैं, और क्या है, कुछ रंग, लाल वाला रंग आपका दिखाई देता है। और जो बचा होगा मैं लेंस वाले में आपको डाल दूंगा। ये बस प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, वैसे लेंस वाला भी क्या होगा आपका इसी में होना चाहिए था, लेकिन वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए इसमें नहीं डाले, उसको मानव नेत्र में हम ले लेते हैं लेंस को। किसमें, मानव नेत्र में। कह रहा रेल के अनुसार किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस तरंगों का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तथा उसका प्रकीर्णन कम होता है, तथा जिन तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, एवं उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। देखो सूर्य के प्रकाश में लाल रंग के क्या है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है और बैगनी का कम होता है। तो धीरे धीरे क्या, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है, और लाल अंत तक हमको दिखाई देता है। परंतु प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे कम। प्रकीर्णन मतलब इस खोता बहुत कम है, प्रकाशित बहुत कम होता है। यही कारण है क्या है कि सूर्य हमको सुबह लाल दिखाई देता है और शाम को क्या करता है, शाम को भी लाल दिखाई देता है। प्रकाश प्रकीर्णन कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, क्या करना भाई, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, किसकी वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। आकाश का नीला रंग एवं समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना प्रकाश क्या है, प्रकीर्णन की वजह से होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, या प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। और कह रहा है यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग यातायात में किया जाता है। देखो कहीं भी देखोगे तो जहाँ पे क्रॉसिंग हुआ वहां पे, ट्रेन में, रेलगाड़ी जो होती है, ट्रेन होती है, और जहाँ पे क्रॉसिंग होता है वहां पे क्या है, लाल रंग का प्रकीर्णन, मतलब लाल रंग यूज में आता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होगा, उसका प्रकीर्णन क्या होता है भाई, सबसे कम होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर समाप्त होते हैं। आपका कुछ चैप्टर बचा है, क्या बचा है, जो बैगनी आपिनाला है, जो एक्सपेक्ट्रम है, वो आपका बचा है कि किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा, किसका तरंग दैर्घ्य कम। उसको हम प्रिज्म में ले लेंगे, क्या लेंगे, प्रिज्म में। आपका प्रिज्म बस छूटा हुआ है इस चैप्टर का, तो जो प्रिज्म है और जो आपका लेंस है उसको हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर में ज्वाइन कर लेंगे। किसमें, मानव नेत्र में। उसमें हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बाकी सब उसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तभी वीडियो आपके सामने, आपके बीच जल्दी जल्दी आ पाएगा। टारगेट है कि 1000 आप जल्दी से पहुंचाओ। जैसे 1000 देखने वालों की संख्या बढ़ेगी वैसे लाइव क्लास आप लोग के बीच में हम लेके आ जाएंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू ऐसे रखे रहिए।